सू होंग सिर्फ स्टार सिटी मार्शल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन में मूल्यांकन देने, अपना प्रमाण पत्र लेने और अंततः एक असली मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के साथ मिलने वाले लाभों को सुरक्षित करने के लिए गया था। लेकिन जो एक साधारण परीक्षा होनी चाहिए थी, वह जल्दी ही एक ऐसा दृश्य बन गई जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। अन्य प्रैक्टिशनर्स ने उसे देखते ही उसकी कम उम्र के कारण उसे कमतर समझा, लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, सब कुछ बदल गया। महत्वपूर्ण रक्त परीक्षण पास करने के बाद सू होंग मुकाबला शक्ति मशीन के पास गया और जानबूझकर अपनी ताकत रोकी, यह सोचकर कि ज्यादा ताकत दिखाने से कोई परेशानी हो सकती है। फिर भी उसका मुक्का इतना भयानक था कि पूरी मशीन अपनी जगह से उखड़कर दीवार में जा टकराई, जिससे सभी लोग हैरान रह गए। एक ऐसी मशीन जिसे 3000 मुकाबला शक्ति संभालने के लिए बनाया गया था, उसे कबाड़ की तरह उड़ा दिया गया था। उस भयानक प्रदर्शन की खबर तुरंत स्टार सिटी मार्शल एसोसिएशन की अध्यक्ष वू लिंगशियान के कानों तक पहुंच गई। इतनी बड़ी हलचल मचाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा से वह खुद सू होंग को अपने कार्यालय में ले आई। वहां जो एक साधारण मुलाकात लग रही थी, वह कुछ और भी अविश्वसनीय में बदल गई। वू ने उसे मार्गदर्शन तकनीकों से परिचित कराया और फिर एक क्रिस्टल बॉल से उसकी प्राकृतिक गुणात्मक अनुकूलता की परीक्षा ली। उसे उम्मीद थी प्रतिभा देखने की, पर उसने एक चमत्कार देखा। आग की शक्ति 100% तक जली, फिर बिजली, फिर हवा, और जल्द ही हर गुण अपनी सीमा पर था। उसी क्षण सू होंग सिर्फ होनहार योद्धा नहीं, बल्कि एक अजेय प्रतिभा बन गया। लेकिन वह हमेशा से इतना ताकतवर नहीं था। वह अपने दोस्त के साथ एक डोजो में प्रशिक्षण करता था और उसका दोस्त नोटिस करता है कि उसकी कला में कुछ अलग है। यही वह समय है जब सू होंग बताता है कि उसने 2 दिन पहले मिनट ऑफ सब्टिलिटी की सीमा को पार कर लिया है। मिनट ऑफ सब्टिलिटी की बात करें तो यह इस दुनिया के मार्शल मास्टरी के स्तरों में से एक है और मार्शल तकनीकों को 5 स्तरों में बांटा गया है। पहला है बिगिनर, दूसरा है मिनट सब्टिलिटी, तीसरा है मास्टरी, चौथा है ग्रेटर मास्टरी और आखिरी है परफेक्शन। सू होंग का दोस्त ये सुनकर दंग रह जाता है और वह सू होंग से कहता है कि वज्र फिस्ट के मामले में वह अपने साथियों के बीच लगभग अजेय है। जब सू होंग का दोस्त देखता है कि इतनी सारी ट्रेनिंग के बाद भी वह थक नहीं रहा है, तो वह पीछे हटने का फैसला करता है और सू होंग से कहता है कि उसे घर जाना है, क्योंकि वह उसकी तरह कोई जानवर नहीं है। रास्ते में जाते समय वह उनके शिक्षक ली से टकरा जाता है, जो सू होंग को ढूंढने आए हैं। ली सू होंग को मार्शल परीक्षा के बारे में बताते हैं और यह भी कि रजिस्ट्रेशन के लिए 30,000 युआन देने होंगे, जिसकी आखिरी तारीख अगले सोमवार है। सू होंग घबराते हुए शिक्षक से पूछता है कि क्या वह उसे कुछ और दिन नहीं दे सकते, और शिक्षक मानते हैं कि वह सू होंग की सारी परेशानियों के बारे में जानते हैं। उन्हें पता है कि उसके परिवार की हालत बहुत खराब है, लेकिन वह कुछ भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि नियम तो नियम है। शिक्षक के चले जाने के बाद सू होंग अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और थोड़ी ही देर में वह कमरे में अकेला रह जाता है। अब वह अपने अब तक के जीवन के बारे में सोचने लगता है। उसे याद है कि 3 साल की उम्र में एक भयानक जानवर आपदा में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तब से सू होंग अपने चाचा चाची के साथ रह रहा है। उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा देख उन्होंने उसकी ट्रेनिंग में पूरा सहयोग दिया, क्योंकि इस युग में मार्शल आर्ट्स से अच्छी कमाई और शानदार जीवन मिलता है। सू होंग का दिल टूट गया है कि वह मार्शल आर्ट्स में अच्छा बनने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन वह सिर्फ हालात और भी खराब करता जा रहा है। उस रात बाद में सू होंग घर के दरवाजे पर पहुंचता है और अपने चाचा चाची को यह बात करते हुए सुनता है कि हालात कितने मुश्किल हैं। ऐसा लगता है कि किराया लगभग देना बाकी है, लेकिन वे सू होंग की रजिस्ट्रेशन फीस भरने के लिए किराया टालने को भी तैयार हैं। वे मानते हैं कि सू होंग इतनी शानदार प्रतिभा है कि वे उसे रोक नहीं सकते। पता चलता है कि उसकी चाची एक लाइलाज बीमारी से भी जूझ रही है, लेकिन वह दवा लेना बंद करने को तैयार है ताकि वे काफी पैसे बचा सकें। हालांकि उसके चाचा मना कर देते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह दवा लेती रहें, जबकि वे परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक और नौकरी करेंगे। यह सब सुनकर सू होंग लगभग रो पड़ता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है और ऐसे खुशी खुशी घर में प्रवेश करता है जैसे उसने उनकी सारी बातें सुनी ही न हो। उसकी चाची उसे इतनी देर रात तक ट्रेनिंग करने के लिए डांटती है, मानती है कि वह पहले ही बहुत थक चुका होगा। सू होंग उनकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन वे मना कर देते हैं और सुझाव देते हैं कि वह पहले आराम कर ले। अपने बिस्तर पर लेटे हुए सू होंग फैसला करता है कि अब उसे खुद ही चीजें सुधारनी होंगी, क्योंकि उसके अभिभावकों ने उसके लिए बहुत कुछ बलिदान किया है। चूंकि वह कुछ अच्छा पैसा कमाना चाहता है, वह सोचता है कि एक मार्शल कल्टीवेटर के रूप में उसके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है। बाद में सू होंग मार्शल अप्रेंटिस एरिना डिफेंस चैलेंज जाता है, जो कि एक अंडरग्राउंड फाइटिंग एरिना है। सू होंग अपनी पहचान छुपाने के लिए सिर पर एक मिनटॉर मास्क पहनता है और होस्ट सू होंग से कहता है कि उसे बस लगातार 4 मुकाबले जीतने हैं ताकि वह 60,000 युआन घर ले जा सके। हालांकि उसे हारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर वह एक बार भी हार गया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। भीड़ सू होंग की मौजूदगी से पूरी तरह खुश नहीं है, क्योंकि यह पहली बार है जब उन्होंने उसके बारे में सुना या उसे देखा है।
वे उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि वह अपनी जान से खेल रहा है क्योंकि अंडरग्राउंड एरिना नौसिखियों के लिए जगह नहीं है जब तक कि वह मौत नहीं चाहता। भीड़ उसकी मौजूदगी से सुस्त हो गई है। ये देखकर महिला होस्टेस सू होंग से भीड़ को जोश दिलाने के लिए कहती है। सू होंग ऐसी चीजों में बिल्कुल नया है और वह होस्टेस से पूछता है कि उसे यह सब कैसे करना चाहिए। वह उसे भीड़ को उकसाने या यहाँ तक कि उनका मजाक उड़ाने जैसे सुझाव देती है। सू होंग उसकी सलाह मानता है और चिल्लाकर भीड़ से कहता है कि वह अजेय है, जबकि अपने विरोधियों को कमजोर कहता है। इससे उसके लिए हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि भीड़ तुरंत मान लेती है कि वह घमंडी है। भीड़ तुरंत उसके प्रतिद्वंद्वी की तरफ हो जाती है और उससे कहती है कि सू होंग को चीर फाड़ दे। सू होंग आखिरकार समझ जाता है कि यह एक अंडरग्राउंड अखाड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ हर जगह मारने की नीयत फैली हुई है। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वह अपनी ट्यूशन फीस कमा सकता है, लेकिन वह बस यही उम्मीद कर सकता है कि उसकी वज्र मुट्ठी उसे कुछ जीत दिला दे। सू होंग अपने प्रतिद्वंद्वी का विश्लेषण करता है और समझ जाता है कि वह तो बस एक आसान प्रतिद्वंद्वी है। वह लड़का पहला वार करता है, सू होंग की ओर मुक्का मारते हुए छलांग लगाता है, लेकिन सू होंग आसानी से उसका सिर जमीन पर पटक देता है और उसे बेहोश कर देता है। सू होंग हाथ उठाता है पर भीड़ नाखुश है। अगला प्रतिद्वंद्वी मंच पर आकर उसे पीटने की धमकी देता है क्योंकि वह पिछला मैच किस्मत से जीता था। सू होंग समझ जाता है कि लड़का काबिल है और उसे हमले की चुनौती देता है। वह लड़का मुक्का मारते हुए कूदता है पर सू होंग भी बीच में ही अपने मुक्के से उसका सामना करता है। इससे सू होंग समझ जाता है कि वह लड़का भले ही ठीक ठाक हो, लेकिन ताकत में वह खुद से कमजोर है। वह लड़का एक हमले के बाद खुद को पूरी तरह खुला छोड़ देता है और सू होंग इसका फायदा उठाते हुए उसकी कमर पर एक जोरदार किक मारता है जिससे वह उड़ जाता है। वह लड़का दीवार से टकराकर तुरंत बेहोश हो जाता है, जिससे सू होंग को लगातार दूसरी जीत मिलती है। इसी बीच जो आदमी इस सब का जिम्मेदार है वह अपने ऑफिस से पूरी घटना को देख रहा है और वह इस बात से हैरान है कि सू होंग कितना कुशल है, जबकि वह तो एक अर्ध मार्शल आर्ट्स अभ्यास करता भी नहीं है। इससे पहले कि किसी को पता चले, सू होंग अपने तीसरे प्रतिद्वंदी को भी पार कर चुका है और अब उसके और 60,000 युआन के बीच बस एक मुकाबला बाकी है। वह आदमी कहता है कि सू होंग फिक्स्ड मैचों के लिए एकदम सही है और उसका जूनियर जो लोमड़ी का मास्क पहने हुए है सू होंग को भर्ती करने की पेशकश करता है। वह आदमी मिस्टर फॉक्स से कहता है कि वह ये बात न बताए कि वह पहले ही एक सच्चा मार्शल प्रैक्टिशनर बन चुका है। इसी बीच सू होंग खुद को पहले ही 60,000 युआन अपने हाथों में पकड़े हुए देख रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि वह अपने मिनट सटल्टी लेवल वज्र फिस्ट से अपने प्रतिद्वंद्वियों को संभाल सकता है। तभी फॉक्स, जिसे भीड़ में व्हाइट फॉक्स के नाम से जाना जाता है, अखाड़े में कदम रखता है और हर कोई हैरान रह जाता है। वे व्हाइट फॉक्स की भागीदारी से पूरी तरह प्रभावित नहीं हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह काफी ताकतवर है। जब सू होंग सुनता है कि वह लड़का एक क्वाजी मार्शल प्रैक्टिशनर है तो उसे एहसास होता है कि यह लड़ाई कठिन होने वाली है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। व्हाइट फॉक्स उसके चेहरे पर बेचैनी देखता है और वह उसे शांत रहने के लिए कहता है या आश्वासन देते हुए कि वह उस पर हल्का ही हाथ रखेगा। फिर रेफरी मैच शुरू करता है और चूंकि सू होंग महसूस कर सकता है कि वह व्हाइट फॉक्स से कमजोर है, इसलिए वह शुरुआत से ही पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है। उनके मुख के बीच रास्ते में टकराते हैं और उस घूंसे की ताकत से सू होंग को तुरंत पता चल जाता है कि वह गलत था। उसे एहसास होता है कि व्हाइट फॉक्स कोई क्वाजी मार्शल प्रैक्टिशनर नहीं बल्कि एक असली मार्शल प्रैक्टिशनर है जिसने जानबूझकर अपनी जीवन शक्ति और रक्त ऊर्जा को दबा रखा था। पसीना उसके शरीर से बहने लगता है और इससे पहले कि वह समझ पाए कि क्या हो रहा है, व्हाइट फॉक्स उसे अपने थंडर रश फिस्ट तकनीक से दूर तक घूंसा मार देता है, जो कि एक ट्रिपल रेजोनेंस थंडर रश फिस्ट है। सू होंग जमीन पर गिर पड़ता है, उसके शरीर पर हमलों की मार पड़ रही है। ये देखकर भीड़ दंग रह जाती है और वे मान लेते हैं कि सू होंग का खेल खत्म हो गया है। लड़ाई जारी रहती है और सू होंग को मजबूरन रक्षात्मक होना पड़ता है। व्हाइट फॉक्स सू होंग को चिढ़ाना जारी रखता है, उससे कहता है कि वह अपना असली रूप दिखाए क्योंकि वह कमजोर नजर आ रहा है। दूसरी ओर सू होंग अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता और उसे अच्छी तरह पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी मौत तय है। वह कोई मौका तलाश रहा होता है, तभी व्हाइट फॉक्स उसके चेहरे पर सीधा घूंसा मारता है जिससे वह दूर तक उड़ जाता है। सू होंग जमीन पर गिर पड़ता है, उसका चेहरा बिगड़ चुका है और उसे एहसास होता है कि वह धीरे धीरे होश खो रहा है। व्हाइट फॉक्स अपना पैर उस पर रख देता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे वह इनामी रकम नहीं मिल पाएगी जो वादा की गई थी। हालांकि वह उसे यह बता देता है कि उसके पास उसके लिए एक प्रस्ताव है। वह उसे कहता है कि वह उनके साथ शामिल हो जाए और उनके लिए मैच हारने लगे, जबकि मैच की पूरी इनामी राशि खुद रखे। सू होंग आत्मविश्वास से व्हाइट फॉक्स से कहता है कि उसे इतनी शर्मनाक चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। व्हाइट फॉक्स का लहजा और हाव भाव बदल जाते हैं जब वह सू होंग से कहता है कि वह अपने फैसले पर फिर से विचार करे क्योंकि वह उन्हें मना नहीं कर सकता। हालांकि सू होंग उनसे कहता है कि उन्हें शर्म से अपना चेहरा ढंक लेना चाहिए क्योंकि वे खुद को मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाला कहते हैं, जबकि वे इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं।
चूंकि सू होंग उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने वाला है, व्हाइट फॉक्स उसे कहता है कि वह उसे बेकार कर देगा ताकि वह फिर कभी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास न कर सके। व्हाइट फॉक्स सू होंग पर एक किक मारता है, लेकिन जैसे ही सू होंग को व्हाइट फॉक्स की कही बात की गंभीरता का एहसास होता है, वह खुद को संभालता है और हमले से बच जाता है। वह फिर से खड़ा हो जाता है। उसके अंदर यह प्रबल संकल्प है कि उसे असफल होने की इजाजत नहीं है। व्हाइट फॉक्स हैरान रह जाता है यह देखकर कि सू होंग अभी भी खड़ा है, जबकि उसने अभी अभी उसकी थंडर रश फिस्ट की पूरी ताकत झेली है। उसे यह पता नहीं है कि सू होंग के अंदर मार्शल प्रैक्टिशनर बनने की प्रबल इच्छा है ताकि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। एक पल के लिए वह व्हाइट फॉक्स के प्रस्ताव पर विचार करता है, लेकिन तुरंत ही उसे खारिज कर देता है क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने भविष्य की नींव किसी घटिया प्रस्ताव पर रखे। अचानक उसके सामने एक स्टेटस विंडो प्रकट होती है और सिस्टम उससे पूछता है कि वह अपने परिवार के लिए क्या देने को तैयार है। बिना किसी हिचकिचाहट के सू होंग जवाब देता है कि वह सब कुछ देने को तैयार है। एक जबरदस्त आभा उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगती है और वह अचानक खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। उसके सामने एक विशाल सुनहरी आकृति है जो सू होंग से कहती है कि वह उसे एक मौका देने जा रही है। अचानक सू होंग के सामने एक सुनहरी स्टेटस विंडो प्रकट होती है जिसमें सू होंग के आंकड़े और तकनीकें दिखाई देती हैं। सू होंग सोचता है कि क्या यह एक टच स्क्रीन है, लेकिन वह तुरंत अपने हाथ के एक स्पर्श से इसकी पुष्टि कर लेता है। वह टास्क सेक्शन को देखता है जहां उसे पार्ट ऑफ द एरिना नामक एक कार्य मिलता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वह उस स्थान में अपनी मार्शल आर्ट्स को निखारेगा और फिर बाहर लौटकर व्हाइट फॉक्स से निपटेगा। चूंकि यह न्यूबी ट्यूटोरियल है, उसे सूचित किया जाता है कि इसके लिए कोई इनाम नहीं है। सू होंग कार्य के बारे में सोच ही रहा था, तभी पीछे से क्लोन ने उस पर हमला किया। सू होंग बच निकला और समझ गया कि क्लोन भी उसी की शक्तियों का उपयोग कर रहा है। असल में उसके क्लोन की कला उससे भी अधिक निखरी हुई लगती है, जो लगभग एक पाठ्य पुस्तक के मानक जैसी है। एक सही प्रतिद्वंद्वी और मिसाल पाकर सू होंग अब इसमें अपनी पूरी जान लगा देगा। सू होंग अपने क्लोन पर हमला करता है, लेकिन क्लोन आसानी से उसके वार को चकमा देकर एक जवाबी हमला करता है, जिससे सू होंग पीछे की ओर खिसक जाता है। अचानक सू होंग महसूस करता है कि उसकी तकनीक की प्रगति 10% तक बढ़ गई है, जबकि द्वंद्व शुरू होने से पहले यह 7% थी। यही वह समय है जब सू होंग को यह सीधी सच्चाई समझ में आती है कि उसका क्लोन उसकी तकनीक को जल्दी सीखने में उसकी मदद कर सकता है। सू होंग उसकी ओर दौड़ता है और वे दोनों वार करने लगते हैं। हर एक घूंसे के साथ तकनीक में महारत बढ़ती जाती है। उसे पता भी नहीं चलता और वह केवल अपने क्लोन के साथ अभ्यास करने और खुद से मार खाने के दौरान कई तकनीकों में महारत हासिल कर लेता है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे सिस्टम से एक बधाई संदेश मिलता है जिसमें बताया जाता है कि उसने कार्य पूरा कर लिया है। उससे असलियत में लौटने के बारे में पूछा जाता है और वह हाँ कहता है। वास्तविकता में व्हाइट फॉक्स को लगता है कि सू होंग बस कूल और रहस्यमय बनने का नाटक कर रहा है। वह सू होंग की ओर दौड़कर उसके चेहरे पर घूंसा मारता है, पर उसे सिर्फ सू होंग की परछाई मिलती है। सू होंग आसानी से हमले से बचकर उसे बताता है कि वह बहुत धीमा है। अगली ही पल व्हाइट फॉक्स के चेहरे पर एक घूंसा पड़ता है, जिससे उसका मास्क टूट जाता है और उसके चेहरे की हड्डियां भी बदल जाती हैं। सू होंग के सिर्फ एक घूंसे से व्हाइट फॉक्स जमीन पर गिर जाता है और भीड़ पूरी तरह से पागल हो जाती है। इसके बाद सू होंग होस्टेस की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि उसे अपने पैसे कब मिलेंगे, क्योंकि उसने अभी अभी अपनी चौथी लड़ाई जीत ली है। महिला जो कुछ उसने अभी देखा उससे पूरी तरह चौंक जाती है और वह सू होंग को विजेता घोषित करने से पहले थोड़ा समय लेती है। साथ ही यह भी बताती है कि उसे 60,000 युआन का इनाम दिया जाएगा। प्रतिष्ठान का मालिक जो कुछ उसने अभी देखा उससे हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि एक मार्शल प्रशिक्षु वज्र मुट्ठी तकनीक में कैसे माहिर हो सकता है। फिर वह आदमी अपने 2 आदमियों से कहता है कि वे सू होंग का पीछा करें ताकि वे पता लगा सकें कि वह कौन है। घर लौटते समय सू होंग जल्दी ही समझ जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है और वह तुरंत एक चालाकी भरी रणनीति अपनाता है, जिससे पीछा कर रहे लोग उसका पीछा नहीं कर पाते। वे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वह कहाँ गायब हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वह ठीक उनके ऊपर छिपा हुआ है। 1 घंटे बाद सू होंग घर लौटता है और अपने अभिभावकों को वह पैसा देता है जो उसने अभी कमाया है। ये देखकर वे हैरान रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे यह पैसा कहाँ से मिला। सू होंग झूठ बोलता है कि उसने यह पैसा उस डोजो में स्पारिंग पार्टनर बनकर कमाया है जहां वह काम करता है। वह आगे कहता है कि उसकी प्रतिभा देखकर उन्होंने उसकी ट्रेनिंग को प्रायोजित करने का फैसला किया है और चाचा यह सुनकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी डोजो के कंजूस होने की शिकायत की थी। सू होंग दोनों को शांत करता है और पूछता है कि क्या वे उस पर भरोसा नहीं करते। दोनों तुरंत अपनी गलती समझ जाते हैं और मान लेते हैं कि उनका भतीजा उनसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। उस रात बाद में सू होंग छत पर जाता है ताकि वह सोच सके कि आज का दिन कितना अच्छा रहा। वह मार्शल परीक्षा के पंजीकरण की समस्या सुलझा चुका है और यहाँ तक कि अपने किराए का भी इंतजाम कर लिया है। असल में उसकी चाची के मेडिकल बिल भी कुछ हद तक कवर हो गए हैं। सू होंग खुश है कि वह सिस्टम की मदद से खतरे को टालकर सुरक्षित हो गया, लेकिन उसे एहसास होता है कि तकनीक के स्तरों के अलावा बाकी मानों में कोई बदलाव नहीं आया है।
वह देखता है कि वहाँ मार्शल दांव वैल्यू नाम की कोई चीज है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसका क्या काम है। सिस्टम उसे बताता है कि अगर वह अपने स्तर से ऊपर के किसी प्रतिद्वंद्वी को हराता है तो उसे 67 मार्शल दांव वैल्यू पॉइंट्स मिलेंगे और इनका इस्तेमाल वह अपनी जीवन शक्ति और मार्शल तकनीकों को बढ़ाने में कर सकता है, इसलिए उसे इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। सू होंग तुरंत इसे आजमाने का फैसला करता है और वह अपनी जीवन शक्ति बढ़ाता है, जो तुरंत उसके शरीर पर दिखाई देने लगता है। उसकी जीवन शक्ति 90 के अंक तक पहुंच जाती है और उसे एहसास होता है कि वह क्वाजी मार्शल प्रैक्टिशनर स्तर पर पहुंच गया है। वह तय करता है कि उसके पास जितने भी पॉइंट्स हैं वे सभी जीवन शक्ति में जोड़ देगा और तुरंत ही उसे अपनी शारीरिक ताकत में वृद्धि महसूस होती है। साथ ही उसकी ज्यादातर चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। चूंकि वह अपने शरीर में जबरदस्त शक्ति महसूस कर रहा है, वह समझ जाता है कि इसे आजमाने के लिए कोई अच्छा स्थान ढूंढना ही सबसे अच्छा तरीका है। वह स्कूल के मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर जाने का फैसला करता है, जहां एक कॉम्बैट पावर टेस्टर है। कुछ ही पलों बाद वह स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के मार्शल ट्रेनिंग फील्ड पर पहुंच जाता है, जहां वह डिवाइस रखा हुआ है। पता चलता है कि यह एक टियर 1 कॉम्बैट टेस्टर है। वह अपनी पंच पावर का 70% आजमाता है। गहरी सांस लेकर डिवाइस को पंच मारते ही मशीन टूट जाती है। सू होंग को डर है कि पकड़े जाने पर खैर नहीं, इसलिए वह यह निष्कर्ष निकालता है कि मशीन ही खराब थी। अचानक उसे सुनाई देता है कि कोई उसकी दिशा में आ रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने टेस्टर से आई आवाज सुन ली थी। पता चलता है कि वह प्रिंसिपल हैं और बूढ़े आदमी की तो लगभग जान ही निकल जाती है जब उसे एहसास होता है कि स्कूल का टेस्टर तोड़ दिया गया है। वह तुरंत निष्कर्ष निकालता है कि यह काम स्कूल के 2 जीनियस चेन शान और ली टू का है। प्रिंसिपल तय करता है कि स्कूल खुलने पर वह दोनों को सबक सिखाएगा। बाद में छात्र स्कूल के जिम में इकट्ठा होते हैं और सू होंग देखता है कि चेन शान बुरी तरह पिटा हुआ है। वह अपने दोस्त से पूछता है कि क्या हुआ और वह सू होंग को बताता है कि चेन शान को इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने पिछली रात फील्ड टेस्टर तोड़ दिया था। सू होंग इस पर कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि उसे एहसास होता है कि बूढ़े आदमी ने जानबूझकर चेन शान को फंसाया है। तभी प्रिंसिपल वहां आ जाता है और वह छात्रों पर चिल्लाता है कि वे चुप रहें, यह बताते हुए कि उसने अपने एक साथी को बुलाया है जो एक टियर 3 मार्शल प्रैक्टिशनर है। असल में वह वहां सभी को एक सी रैंक मार्शल आर्ट थंडर रश फिस्ट सिखाने आया है। छात्र इस बात से हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह पहली बार है जब वे एक टियर 3 मार्शल प्रैक्टिशनर को देखने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाहर के डोजो आमतौर पर सी रैंक मार्शल आर्ट सिखाने के लिए लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन स्कूल में वे इसे मुफ्त में सीखने वाले हैं। दूसरी ओर सू होंग को याद आता है कि यही तकनीक व्हाइट फॉक्स ने उनके मुकाबले के दौरान इस्तेमाल की थी। सू होंग मानता है कि यह काफी शक्तिशाली है क्योंकि यह एक ट्रिपल रेजोनेंस पंच है। चूंकि यह मौका शायद केवल एक बार ही मिलेगा, सू होंग इसे पूरी तरह से भुनाने की योजना बनाता है। ट्रेनर फिर छात्रों से कहता है कि ध्यान दें क्योंकि वह यह कौशल शुरू से अंत तक केवल 10 बार ही दिखाएगा। वह उन्हें बता देता है कि वे इससे कितना सीखते हैं यह पूरी तरह उन पर निर्भर करता है। समय बर्बाद किए बिना ट्रेनर प्रदर्शन शुरू करता है और एक पंच मारते हुए समझाता है कि थंडर रश के कई स्तर होते हैं। मूल रूप से हर पंच एक गूंजदार धमाका पैदा करता है और जब इस पर महारत हासिल हो जाती है तो यह 3 गूंजें उत्पन्न करता है। सूक्ष्म स्तर पर यह 5 गूंजें उत्पन्न करता है और उच्चतर महारत पर यह 7 गूंजें उत्पन्न करता है, जो कि ट्रेनर का वर्तमान स्तर है। हालांकि वह उन्हें यह भी बता देता है कि अगर इस तकनीक में पूर्णता आ जाए तो यह 9 गूंजें उत्पन्न कर सकती हैं। फिर भी वह उन्हें कहता है कि खुद पर दबाव न डालें क्योंकि अगर वे उस दिन केवल शुरुआती स्तर तक भी पहुंचते हैं तो वह भी पर्याप्त है। इसके बाद ट्रेनर उन्हें अपना उदाहरण दिखाने के लिए कहता है और दूसरी बार प्रदर्शन शुरू करता है। कुछ घंटे बाद छात्र पहले ही थक चुके होते हैं और कोई भी इसे हासिल नहीं कर पाया है। हैरानी की बात है कि सू होंग अब हॉल में नहीं है और उसका दोस्त सोचता है कि वह कहां गायब हो गया। कुछ ही पलों बाद चेन शान शुरुआती स्तर तक पहुंच जाता है और छात्रों में वही अकेला है जिसने यह किया। यह बात और भी साबित करती है कि वह स्कूल का जीनियस है। प्रधानाचार्य उत्साहित होकर प्रशिक्षक से कहते हैं कि चेन शान स्कूल का जीनियस है और वह पूछते हैं कि क्या वह उसे कुछ मार्गदर्शन देने में रुचि रखते हैं। हालांकि प्रशिक्षक उस छात्र को लेकर निराश हैं जिसे प्रधानाचार्य अपनी कक्षा का जीनियस बता रहे हैं। वह उस व्यक्ति से कहते हैं कि चेन शान अधिक से अधिक औसत दर्जे का है। स्कूल के प्रवेश द्वार की ओर चलते हुए प्रशिक्षक प्रधानाचार्य ली से कहते हैं कि उनके छात्र बेकार हैं और उन्होंने उनकी एक अच्छी यात्रा व्यर्थ कर दी है। ली प्रशिक्षक से कहते हैं कि उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम एक छात्र को शुरुआती स्तर तक पहुंचते हुए पाया, क्योंकि शीर्ष स्तर का जीनियस मिलना लगभग असंभव है। फिर प्रशिक्षक उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं कि मार्शल साधना कठोर होती है, जिसका मतलब है कि प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानाचार्य सहमत होते हैं कि केवल प्रयास पर निर्भर रहना बिना किस्मत के लगभग असंभव है। मैदान पर एक छात्र अभ्यास कर रहा है। वह सू होंग है, पर पीठ मुड़ी होने से वे उसे पहचान नहीं पाते। जब वह 7 रेजोनेंस थंडर रश फिस्ट चलाता है तो वे दंग रह जाते हैं।
प्रशिक्षक ली से पूछते हैं, पर ली को भी अपने स्कूल के इस हुनरबाज का पता नहीं था। वे और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि सुहोंग ने उसी चीज में उच्च स्तर की महारत हासिल कर ली है जिसे प्रशिक्षक ने कुछ घंटे पहले ही उन्हें दिखाया था। इसी दौरान ली देखता है कि प्रशिक्षक एक जगह स्थिर खड़ा है, जैसे कि वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। ली उससे पूछता है कि क्या समस्या है, लेकिन अचानक प्रशिक्षक प्रिंसिपल से कहता है कि आखिरकार उसे समझ आ गया है कि उसे क्या करना है। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और एक घूंसा मारता है, जिससे 8 रेजोनेंस सक्रिय हो जाते हैं, जिसे देखकर ली चौंक जाता है। ली को यकीन नहीं होता कि प्रशिक्षक ने वहीं पर टूपो कर लिया और वह आदमी बताता है कि सुहोंग को देखकर ही उसे प्रेरणा मिली। वह स्वीकार करता है कि अगर सुहोंग न होता तो शायद वह कभी टूपो नहीं कर पाता। हालांकि वह सुझाव देता है कि वे सारी उबाऊ बातें नजरअंदाज करें और बस यह पता करें कि वह छात्र कौन है। वे मैदान की ओर दौड़ते हैं, लेकिन उनकी हैरानी के लिए सुहोंग पहले ही गायब हो चुका होता है। स्कूल से बाहर जाते हुए सुहोंग यह देखकर हैरान होता है कि सी रैंक तकनीक का अभ्यास करना कितना थकाऊ है। चूंकि उसका थंडर रश फिस्ट पहले ही परिपूर्णता तक पहुंच चुका है, वह समझ जाता है कि उसे मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के लिए जल्द से जल्द मार्शल दांव वैल्यू कमाने का तरीका खोजना होगा। वह सोचता है कि क्या उसे अंक मिलेंगे अगर वह किसी के साथ सिर्फ अभ्यास करता है, बजाय इसके कि वह अपनी जान जोखिम में डाले जीवन मृत्यु की स्थिति में। बाद में सुहोंग थंडर डोजो पहुंचता है, जहां वह पार्ट टाइम काम करता है। डोजो में प्रवेश करते ही उसका दोस्त उससे पूछता है कि वह आज वहां क्यों आया है, और सुहोंग जवाब देता है कि वह बस थोड़ा अभ्यास करने आया है। इसी बीच एक बैंगनी बालों वाला छात्र किसी दूसरे छात्र से बहस करने में व्यस्त है। सुहोंग अपने दोस्त से पूछता है कि क्या मामला है, और वह बताता है कि नया प्रशिक्षक उसी बैंगनी बालों वाले का शिक्षक है। असल में वह प्रशिक्षक काफी ताकतवर है, लेकिन वह आम लोगों को इस तरह देखता है जैसे वे इंसान ही न हो। बैंगनी बालों वाला लड़का लियान है और वह भी काफी ताकतवर है। लियान उस छात्र को पीटने ही वाला था जिससे वह बहस कर रहा था। तभी सुहोंग उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहता है। लियान नाराज हो जाता है कि एक आम लड़के ने उसे पकड़ लिया, और वह जानना चाहता है कि वह कौन है। असल में वह सुहोंग से कहता है कि अगर वह खुद को बड़ा समझता है तो अखाड़े में उससे एक एक करके लड़ ले। सुहोंग बिना झिझक उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है, लेकिन तभी प्रशिक्षक सही समय पर आकर सब कुछ बिगाड़ देता है। वह उन्हें कक्षा के लिए तैयार होने को कहता है और लियान सुहोंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि वह सच में किस्मत वाला है। प्रशिक्षक फिर बताता है कि आज उसका छात्रों को फ्यूरियस सी स्पीयर आर्ट सिखाने का आखिरी दिन है, जिसे वह हमेशा की तरह सिर्फ एक बार ही दिखाएगा। अंदर ही अंदर प्रशिक्षक को उम्मीद नहीं है कि उनमें से कोई भी इसे सीख पाएगा, क्योंकि वह मानता है कि वे सब बेकार हैं। प्रशिक्षक अपने वादे के अनुसार करता है और वह यह चाल सिर्फ एक बार दिखाता है, लेकिन सुहोंग उसे पूरी तरह से अपनी याददाश्त में बिठा लेता है। प्रशिक्षक वहां से चला जाता है और छात्रों से कहता है कि अब आगे सब कुछ उनके ऊपर है, लेकिन छात्र उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसने सिर्फ एक बार ही इसे दिखाया है। जब सभी छात्र बहस और विरोध कर रहे होते हैं, सुहोंग उसी समय अपने दिमाग में ठूंसी गई चीज को आजमाने लगता है। सबको हैरानी होती है जब सुहोंग इसे बहुत अच्छे से कर लेता है, जिससे उसके साथी चौंक जाते हैं। छात्रों को लगने लगता है कि वे वाकई बहुत मूर्ख हैं, इसी वजह से वे इसे नहीं सीख पा रहे हैं। तभी लियान फिर से कमरे में आता है, क्योंकि वह दूसरे कमरे से छात्रों की उत्सुकता की आवाज सुन सकता है। वह देखकर हैरान रह जाता है कि सुहोंग ने वास्तव में तकनीक सीख ली है, और वह तय करता है कि अगर वह सच में जीनियस है तो उसकी गहराई को परखना होगा। लियान सुहोंग का ध्यान आकर्षित करता है और उससे कहता है कि वह उसे भाले की कला में कुछ सुझाव देना चाहता है। सुहोंग इसके लिए तैयार हो जाता है, और यह देखकर सुहोंग का दोस्त बहुत चिंतित हो जाता है। वह सुहोंग से कहता है कि भले ही लियान घमंडी है, लेकिन वह वास्तव में ताकतवर भी है। सुहोंग फिर अपने दोस्त से कहता है कि उसके लिए चिंता न करे, और सुहोंग अपना भाला लियान की ओर तान कर उसे चिढ़ाता है। लियान सुहोंग के घमंड से नाराज हो जाता है और अपनी तकनीक के साथ उस पर झपटता है, लेकिन सुहोंग भी बीच में ही एक बेहतरीन तकनीक के साथ उसका सामना करता है। लियान हैरान रह जाता है और सोचता है कि सुहोंग इतनी जल्दी अपनी तकनीक को मास्टरी स्तर तक कैसे पहुंचा सकता है, जबकि वह कोई मार्शल प्रैक्टिशनर भी नहीं है। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। सुहोंग फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और आखिरकार वह लियान के हाथ से उसका भाला छीनकर फेंक देता है। सिस्टम तुरंत उसे सूचित करता है कि उसने अपने स्तर से ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए 35 अंक प्राप्त किए हैं। सुहोंग यह देखकर खुश होता है, क्योंकि यह ठीक वैसा ही है जैसा उसने सोचा था। क्योंकि सामान्य स्पैरिंग से भी उसे अंक मिल सकते हैं, वह सोचता है कि उसे बस और लोगों के साथ स्पैरिंग जारी रखनी चाहिए। दूसरी ओर लियान घुटनों के बल बैठा है और सोच रहा है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे हार गया जिसे वह बेकार समझता था। वह हार मानने को तैयार नहीं है और वह उठकर सुहोंग की ओर मुक्का मारते हुए दौड़ता है।
लेकिन ठीक समय पर प्रशिक्षक आकर लड़ाई रोक देता है। प्रशिक्षक लियान के पास जाता है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। उसे बताता है कि जब तक वह असफलता का सामना करने में सक्षम नहीं होता तब तक वह खुद को पूरी तरह से एक मार्शल प्रैक्टिशनर नहीं कह सकता। लियान को विश्वास नहीं हो रहा कि उसे सू होंग की वजह से अपने गुरु से डांट सुननी पड़ी। अंदर ही अंदर प्रशिक्षक यह सोचकर हैरान है कि सू होंग ने केवल एक बार उसका प्रदर्शन देखकर ही इतनी महारत कैसे हासिल कर ली। वह जानता है कि राजधानी के जीनियस लोगों को भी वह करने में समय लग जाता जो सू होंग ने अभी किया है। वह जानता है कि लियान प्रतिभाशाली है, लेकिन वह बहुत घमंडी है और उसे लगता है कि सू होंग द्वारा विनम्र किए जाने से लियान को कुछ शिष्टाचार सीखने को मिलेंगे। प्रशिक्षक लियान का सिर पकड़कर उसे सू होंग के सामने झुकने के लिए मजबूर करता है। प्रशिक्षक सू होंग से भी माफी मांगता है, ये कहते हुए कि लियान को ठीक से न सिखाने की गलती उसी की है। सू होंग को विश्वास नहीं हो रहा कि प्रशिक्षक इतनी जल्दी अपना लहजा बदल सकता है। उस रात सू होंग घर की ओर जाता है और रास्ते में वह उन इनामों को देखता है जो उसे मुकाबले और शिक्षाओं के कारण मिले हैं। हालांकि वह थका हुआ है, लेकिन वह इनामों के लिए आभारी है। उसे याद आता है कि स्कूल की परीक्षा कुछ ही दिनों में है और जिन छात्रों के पास पैसे हैं उन्होंने उच्च ग्रेड की मिश्र धातु की हथियार तैयार कर लिए हैं, जिसका मतलब है कि उसे भी अपना खुद का हथियार तैयार करना होगा। चूंकि उसने जो भाला इस्तेमाल किया था वह उसे बहुत आरामदायक लगा, इसलिए उसने भालों के साथ ही बने रहने का फैसला किया और निष्कर्ष निकाला कि उसे एक मिश्र धातु का भाला खरीदना होगा। हालांकि उसके पास बहुत कम पैसे हैं, जो उसकी चाची के इलाज के लिए भी पर्याप्त नहीं है। भाला खरीदना तो दूर की बात है, वह सोचने लगता है कि पैसे कमाने का कोई और तरीका है या नहीं, और तभी उसकी नजर स्क्रीन पर चल रही एक महत्वपूर्ण खबर पर पड़ती है। पता चलता है कि शहर का स्वामी मार्शल प्रैक्टिशनर्स की भर्ती कर रहा है, क्योंकि खूंखार जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है। सू होंग तुरंत इसे अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर लेता है। कुछ ही देर बाद वह घर पहुंचता है और तुरंत अपनी चाची के काम में उनकी मदद करने के लिए जुट जाता है। वह चाचा की पीठ पर प्लास्टर लगाता है और कहता है कि अब उन्हें ज्यादा नहीं थकना चाहिए। चाचा मानते हैं कि यह ठीक है, पर वे खाली नहीं बैठ सकते। वे उसे चिंता न करने को कहते हैं, क्योंकि वे बस रोजमर्रा के खर्च के लिए थोड़ा कमा रहे हैं और खुद को थकाएंगे नहीं। सू होंग की चाची फिर उसे याद दिलाती हैं कि आगे चलकर उसकी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से वे दोनों उसके लिए जितना हो सके बचत करना चाहते हैं। सू होंग तुरंत समझ जाता है कि उसके चाचा और चाची आराम से बैठेंगे नहीं, क्योंकि वे पहले से ही कठिन हालात में जीने के आदी हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि अब उन्हें खुद को थकाने की जरूरत नहीं है, बस एक पागलपन की हद तक पैसा कमाना ही एकमात्र हल है। यह बात उसके फैसले को और भी मजबूत कर देती है कि वह खूंखार जानवरों के शिकार से कमाई करेगा। हालांकि उसे यह भी पता है कि जंगल बहुत खतरनाक है और सुरक्षित रहने के लिए उसे अपनी ताकत जितनी हो सके उतनी बढ़ानी होगी। वह तय करता है कि उसके पास जितने भी मार्शल डाउ पॉइंट्स हैं वे सभी वह वाइटल ब्लड में लगा देगा। सारे पॉइंट्स जोड़ने के बाद उसका वाइटल ब्लड स्तर अचानक बढ़कर 95.2 हो जाता है, जो कि एक मार्शल प्रैक्टिशनर बनने से बस एक कदम दूर है। 2 दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद सू होंग अपनी सभी मार्शल तकनीकों को पूर्णता की अवस्था में ले आता है। अब जब उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वह समझ जाता है कि अब शहर छोड़कर जानवरों का शिकार करने का समय आ गया है। उस शनिवार सू होंग स्टार सिटी मार्शल प्रैक्टिशनर बेस की ओर जाता है और चूंकि वह पहली बार वहां जा रहा है, उसे यह देखकर हैरानी होती है कि वह कितनी दूर है। बेस में प्रवेश करते ही उसे एहसास होता है कि वहां मार्शल प्रैक्टिशनर्स से भरा हुआ है, जिन्हें आमतौर पर रोज नहीं देखा जा सकता। सू होंग एक मैनुअल उठाता है जिसमें वह यह जानता है कि हर एक भयंकर जानवर को हराने पर, चाहे वह टियर 1 के शुरुआती चरण का हो या अंतिम चरण का, कितने अंक मिलते हैं। नियम है कि भयंकर जानवर को मारने के बाद उसका बायां कान सबूत के लिए लाना होगा, वरना शिकार नहीं माना जाएगा। तभी उसकी नजर बेस में घुस रहे एक समूह पर पड़ती है। उनमें से एक आदमी पीठ पर बाएं कानों से भरा बड़ा बैग लिए है। सबका ध्यान खींचते हुए सुनहरे बालों वाला ये समूह का नेतृत्व कर रहा है। सू होंग को उसकी आभा और कपड़ों में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये वही व्हाइट फॉक्स है जो अंडरग्राउंड एरिना से है। पता चलता है कि साधकों को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर उसका चाचा बेस मैनेजर न होता तो उनमें से ज्यादातर ने उसे पीट दिया होता। जल्द ही ये दूर खड़े सू होंग को देखता है और दोनों की नजरें मिल जाती हैं। सू होंग तुरंत समझ जाता है कि उसे जानवरों के साथ साथ इंसानों से भी सावधान रहना पड़ेगा। अपने सारे काम निपटाने के बाद सू होंग अधिकारी से कहता है कि वह अकेले बाहर जा रहा है, और अधिकारी को लगता है कि सू होंग बस खुद को मजबूत साबित करने के लिए जंगल में मरने जा रहा है। जैसे ही वह जंगल में कदम रखता है, सू होंग यह फैसला करता है कि वह राक्षसों के कानों से भरा बैग लेकर लौटेगा। 2 घंटे बाद सू होंग पहले ही चिढ़ने लगता है, क्योंकि वह इधर उधर घूमता रहा है, लेकिन उसे एक भी जानवर नजर नहीं आया। चूंकि वह बाहरी इलाके में घूम चुका है लेकिन किस्मत नहीं मिली, इसलिए वह जंगल के और अंदर जाने का फैसला करता है। वह ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि तभी उसका सामना एक फैंटम मून वुल्फ से हो जाता है, जो कि एक टियर 1 शुरुआती स्तर का खतरनाक जानवर है। ये पहली बार है जब उसने ऐसे किसी जानवर को सामने से देखा है।
और वह जानवर बिना समय गंवाए उस पर झपट पड़ता है। उसके इरादे साफ हैं कि वह उसे फाड़ डालेगा। जानवर बेकाबू होकर उस पर झपटता है, लेकिन सू होंग भी बीच में ही उसे एक ताकतवर मुक्का मारता है, जिससे वह उड़कर पेड़ से जा टकराता है। सिर्फ सू होंग के एक मुक्के से ही वह राक्षस मौत के घाट उतर जाता है। हालांकि वह कांप रहा है, लेकिन सू होंग यह मानने से खुद को रोक नहीं पाता कि यह अनुभव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा रोमांचक था। उसे एहसास होता है कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह एक टियर 1 शुरुआती स्तर के खतरनाक जानवर को एक ही वार में मार सकता है, जिससे वह सोचने लगता है कि अगर उसका सामना टियर 1 मिड स्टेज से हो तो क्या होगा। इसी बीच एक और राक्षस है जो जंगल की गहराई से उसे घूरते हुए उसका पीछा कर रहा है। अचानक वह राक्षस हमला करता है और पता चलता है कि वह एक उग्र काला भालू है जो टियर 1 मिड स्टेज का खतरनाक जानवर है। वह सू होंग पर झपटता है ताकि उसे चौंका सके, लेकिन सू होंग उसे भी अपेक्षाकृत आसानी से गिरा देता है। इसके साथ ही सू होंग निष्कर्ष निकालता है कि जब तक उसका सामना टियर 2 खतरनाक जानवरों से नहीं होता, तब तक वह किसी भी तरह के खतरे में नहीं है। सू होंग भालू का कान काट लेता है और मुस्कुराता है क्योंकि उसने अभी अभी 3000 इनाम पक्का कर लिया है। ठीक उसी समय सिस्टम उसे बताता है कि अब उसके पास मार्शल डाउ पॉइंट्स पर्याप्त हैं ताकि वह मार्शल प्रैक्टिशनर बन सके। अचानक उसे दूर से एक जबरदस्त उपस्थिति का एहसास होता है जो उसका ध्यान आकर्षित करती है। इससे सू होंग सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर है जो इतनी डरावनी उपस्थिति पैदा कर सकता है। वह तय करता है कि उसे जाकर देखना चाहिए और वह उस दिशा में दौड़ पड़ता है जहां से वह आभा आ रही थी। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि मार्शल प्रैक्टिशनर्स का एक समूह एक डरावने काले जेड विशाल अजगर द्वारा फाड़ा जा रहा है, जो कि टियर 1 लेट स्टेज का एक भयानक जानवर है। मार्शल प्रैक्टिशनर्स में से एक अपने ढाल से सांप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक चट्टान से टकरा जाता है और अंततः अपनी जान गंवा बैठता है। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाए, उसे एहसास होता है कि सांप ने उसे निशाना बना लिया है। सांप उसकी ओर झपटता है, जिससे वह घबराकर पीछे की ओर छलांग लगाने को मजबूर हो जाता है। हालांकि सांप इतना तेज है कि वह पल भर में दूरी तय कर लेता है और एक वार करता है, जिससे सू होंग के मुंह से खून निकल आता है। सू होंग अपने मुंह का खून साफ करता है और मृत प्रैक्टिशनर्स में से एक का भाला उठा लेता है और उस मृत साथी से कहता है कि वह उसका भाला उधार लेना चाहता है। इसके बाद सू होंग बिना डरे सांप के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे सांप और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सांप पूरी ताकत से सू होंग के पीछे आता है, जिससे सू होंग को भागना पड़ता है। असल में इस तरह के राक्षस को हराने के लिए कई मार्शल प्रैक्टिशनर्स को मिलकर लड़ना पड़ता है। हालांकि उसकी सभी मार्शल तकनीकें पूर्णता तक पहुंच चुकी हैं और वह आसानी से एक टियर 1 मिड स्टेज के गुस्सैल काले भालू को मार सकता है, इसलिए उसे लगता है कि उसके पास अजगर के खिलाफ मौका है। सू होंग अपनी मूवमेंट तकनीकों का इस्तेमाल करता है ताकि सांप पर बढ़त बना सके और फिर उस पर भाले की कला से वार करता है। भाला सांप के शरीर के आर पार चला जाता है, जिससे सांप दर्द से चीख उठता है। भाला दूसरी तरफ से निकल जाता है और सू होंग तेजी से भाले के पीछे दौड़ता है। वह भाले को निकालता है और फिर से अजगर पर फेंकता है। इस बार भाला सांप की गर्दन में घुस जाता है, जिससे उसमें एक छेद हो जाता है और अजगर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सांप उग्रता से सू होंग के पीछे दौड़ता है, उसे अचानक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सू होंग इतना फुर्तीला है कि सांप उसे पकड़ नहीं पाता। उन दोनों के आकार में अंतर होने के कारण सू होंग जानता है कि उसके लिए एक ही वार में घातक चोट करना काफी मुश्किल है। चूंकि अब बात यहाँ तक आ गई है, वह समझ जाता है कि वह बस जानवर को जितना कमजोर कर सके करता रहे, जब तक कि वह घातक वार करने में सक्षम न हो जाए। सांप की हरकतों से बचते हुए सू होंग सांप के शरीर पर एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर अपनी भाला लेने के लिए दौड़ता है। हर हमले के बाद सू होंग अपने और सांप के बीच दूरी बना रहा है ताकि वह फिर से हमला करने का कोई और मौका ढूंढ सके। हालांकि यह तरीका उसकी सहन शक्ति को खत्म कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र सुरक्षित तरीका है जो वह अपना सकता है। कुत्ते की तरह हांफते हुए सू होंग देखता है कि सांप भी अब थकने लगा है। सू होंग को यकीन हो जाता है कि वह कुछ और बार टकराव के बाद सांप को हरा सकता है। यह सोचकर सू होंग को और प्रेरणा मिलती है और जैसे ही वह अगला हमला शुरू करने वाला होता है, उसे अपने पीछे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि ये की टीम का बड़ा आदमी उस पर मुक्का मारने के लिए छलांग लगा रहा है। सू होंग समय रहते अपना हाथ उठाकर हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन भारी मुक्के की वजह से वह दूर तक उड़ जाता है। हमले के कारण जोर जोर से खांसते हुए सू होंग घुटनों के बल उठने की कोशिश करता है। वह ऊपर देखता है तो ये और उसके गिरोह के कई लोग वहां आ जाते हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के ये सू होंग से कहता है कि अजगर उसे सौंप दे। ये सू होंग से कहता है कि उसने सोचा था कि वह जंगल में मर जाएगा, क्योंकि उसने उसे अकेले शहर छोड़ते हुए देखा था। हालांकि वह हैरान है कि सू होंग इतनी किस्मत वाला है कि उसे एक घायल अजगर मिल गया। जब वे इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, अजगर पहले ही मरने के कगार पर होता है और चूंकि ये ने दावा किया कि वह सिर्फ किस्मत से अजगर तक पहुंचा, सू होंग समझ जाता है कि वे लोग अभी अभी पहुंचे हैं।
सू होंग जानता है कि उसकी संख्या कम है और इससे भी बुरा यह है कि वे लोग मार्शल आर्ट के अभ्यास करता है। सू होंग आगे का रास्ता सोच ही रहा होता है कि तभी वह बड़ा आदमी फिर से उस पर झपटता है। वह सू होंग पर चिल्लाता है, उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन सू होंग गुस्से से भर जाता है। वह उस आदमी पर चिल्लाता है, उसे बताता है कि उसने उसकी पिछली हमले को सिर्फ इसलिए रोका था क्योंकि वह एक अचानक हमला था। वह उस आदमी से पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि वह उन सबको हरा नहीं सकता। सू होंग फिर उस आदमी की ओर आधे रास्ते में एक जोरदार मुक्का मारता है और उसकी प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह सिर पर घूंसा खा लेता है। वह आदमी जमीन पर गिर जाता है, जिससे वह पूरी तरह से मुकाबले से बाहर हो जाता है। सू होंग की कला देखकर ये तुरंत पुष्टि करता है कि वही अंडरग्राउंड एरिना वाला मिनोटॉर आदमी है। ये सू होंग से कहता है कि वह सचमुच पहला इंसान है जिसने उसे इतने लोगों के सामने बुरी तरह अपमानित किया है। इसके बाद ये अपने गुर्गों को आदेश देता है कि वे सू होंग को मार डालें। देखते हुए कि उस पर हमला होने वाला है, सू होंग भाला पकड़ता है और जंगल में कूद जाता है। वे लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन घने जंगल की वजह से सू होंग छुपा रहने में कामयाब हो जाता है। हालांकि गैंग सू होंग से नहीं डरती क्योंकि वह अकेला ही है। अचानक सू होंग कहीं से प्रकट होता है और चेहरा ढके हुए आदमी को समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। उससे पहले ही उसे जोर से जमीन पर पटक दिया जाता है। सू होंग तुरंत गायब हो जाता है और ये समझ जाता है कि हमारा आदमी वाकई बहुत तेज है। इस समय ये के गुर्गे घबराने लगे हैं क्योंकि सू होंग ने जो कौशल अभी दिखाया है वह मजाक की बात नहीं है। हालांकि ये उन पर चिल्लाता है और कहता है कि वे अपनी जुबान बंद रखें। इसी बीच सू होंग एक पेड़ में छुपा हुआ है और उसे पता है कि अगर सांप ने उसकी ताकत नहीं चूसी होती तो वह उन सब का सामना सीधे कर सकता था। चूंकि अब ऐसा है, उसके पास एकमात्र सुरक्षित विकल्प यही बचता है कि वह उन्हें एक एक करके खत्म करे। सू होंग पेड़ से कूदता है और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना भाला उनके पास फेंकता है। जैसे ही वे भाले की वजह से ध्यान भटकाते हैं, वह उस लड़के पर झपटता है जिसके बाल अच्छे हैं और उसके सिर पर लात मारता है, जिससे वह पूरी तरह बेहोश हो जाता है। टीम का आखिरी लड़का बच्चे की तरह चिल्लाता है और ये से कहता है कि अगर वे भाग जाएं तो अच्छा होगा क्योंकि सू होंग बहुत ताकतवर है, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि उसे आज ही सू होंग को मारना है। इसके पहले कि वह कुछ समझ पाए, सू होंग अचानक पहले की तरह कहीं से भी आ जाता है और आखिरी लड़के को जमीन पर पटक देता है, जिससे ये टीम में अकेला रह जाता है। इस समय ये तो डर के मारे अपनी पैंट गीली कर रहा है। सोच रहा है कि सू होंग कुछ ही दिनों में इतना ताकतवर कैसे हो गया। चूंकि अब वह टीम का आखिरी सदस्य है, सू होंग उसे तंग करने का फैसला करता है। सू होंग उसके पास से दौड़कर निकलता है और उसके पलटते ही गायब हो जाता है। फिर सू होंग पीछे से अचानक आता है, पर इस बार वह प्रतिक्रिया दे पाता है। वह सू होंग पर चिल्लाकर उसे अति आत्मविश्वास न दिखाने को कहता है। ये अपनी उंगली से एक ऊर्जा किरण छोड़ता है, जिसे सू होंग मुश्किल से बच पाता है। वह किरण सू होंग के सिर को चूक जाती है और उसके पीछे खड़े पेड़ को नष्ट कर देती है। सू होंग को दूर रखने के लिए ये अपनी उंगली से लगातार ऊर्जा किरणें छोड़ता रहता है, जो कि वॉइड ब्रेकिंग फिंगर नामक एक कौशल की वजह से संभव है। सू होंग को बार बार अपनी जगह बदलने के लिए मजबूर किया जाता है और जब वह ये की तकनीक की ताकत को महसूस करता है तो वह सोचता है कि क्या यह कोई बी रैंक कौशल है। इसके बाद ये बोलना शुरू कर देता है। सू होंग से कहता है कि वह खुद को दिखाए, लेकिन वह यही नहीं रुकता। वह सू होंग के परिवार को धमकी देता है, कहता है कि जब वह शहर लौटेगा तो उन्हें मरवा देगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि सू होंग तुरंत उग्र अवस्था में चला जाता है। डर को नजरअंदाज कर वह स्थिति की ओर दौड़ता है। वह संबंधों पर घमंड कर ही रहा था कि तभी खून का प्यासा सू होंग मुक्के के साथ वहां आ गया। वह ये से कहता है कि उसे उसका घमंडी रूप पहले ज्यादा पसंद था। फिर उसके सिर पर इतनी जोर से मुक्का मारता है, ये का सिर लगभग उसके शरीर से मुड़ जाता है क्योंकि वह दूर तक उड़ता हुआ एक दीवार से टकरा जाता है। सू होंग बिल्कुल नर्क से आए किसी राक्षस की तरह दिखता है जब वह ये की ओर बढ़ता है और उसे बताता है कि उसे उसके परिवार को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। उसके शरीर से पानी की तरह खून बह रहा है। ये सू होंग से पूछता है कि वह इतना ताकतवर कैसे हो गया, जो कि असंभव माना जाता है। वह अभी भी बेवकूफी भरे सवाल पूछ रहा होता है, तभी उसके पीछे काला अजगर प्रकट होता है और अपनी विशाल पूंछ से उसे जमीन पर पटक देता है। फिर सांप अपना ध्यान सू होंग की ओर करता है और पहले से भी ज्यादा गुस्से में दिखता है जब वह सू होंग पर चिल्लाता है। सू होंग को एहसास होता है कि उसने ये से लड़ने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, जिससे सांप को फिर से ताकत जुटाने का मौका मिल गया। इसी बीच ये के गुर्गे होश में आ जाते हैं और जब वे सोच रहे होते हैं कि ये कहाँ है, तभी वे सू होंग को अपनी ओर दौड़ते हुए देखते हैं। जैसे ही वे लोग उससे लड़ने की तैयारी करते हैं, सू होंग उन पर चिल्लाता है कि रास्ते से हट जाओ। जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि सू होंग का पीछा काला अजगर कर रहा है। सू होंग उनके पास से दौड़ता हुआ निकल जाता है, लेकिन उनकी धीमी गति के कारण काले अजगर द्वारा मारे जाते हैं। हैरानी की बात है कि सू होंग को अपने विरोधियों को अप्रत्यक्ष रूप से मारने के लिए अंक मिलते हैं। सू होंग हैरान है कि वह इस तरह से भी अंक कमा सकता है और इससे उसे याद आता है कि अब उसके पास मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के लिए पर्याप्त अंक हैं। वह अपने लिए एक सुरक्षित जगह खोजने का फैसला करता है और जल्द ही उसे दूर एक गुफा दिखाई देती है।
बिना किसी हिचकिचाहट के वह गुफा की ओर दौड़ता है और सांप के पहुंचने से पहले ही उसमें गायब हो जाता है। हालांकि सांप हार मानने ही वाला है, क्योंकि वह बार बार गुफा में घुसने की कोशिश करता रहता है। सांप की बेताबी देखकर सू होंग तुरंत स्टेटस विंडो निकालता है और जितनी जल्दी हो सके अपने वाइटल ब्लड में अंक जोड़ना शुरू कर देता है। ऐसा करने से उसे इतनी तीव्र पीड़ा होती है कि उसे लगता है जैसे उसके शरीर में लावा बह रहा हो। सारे अंक जोड़ने और दर्द सहने के बाद सू होंग आखिरकार एक सच्चा मार्शल प्रैक्टिशनर बन जाता है, जिसके शरीर के चारों ओर लाल आभा घूम रही होती है। सू होंग की आभा में फर्क देखकर अजगर गुफा से पीछे हटने लगता है। हालांकि सू होंग उसका पीछा करता है और सांप के सिर पर एक घूंसा मारता है, जिससे वह हवा में उड़ जाता है। सांप बुरी तरह से खून बहाने लगता है, लेकिन सू होंग अभी भी उससे निपट चुका नहीं है। सू होंग सांप की ओर छलांग लगाता है और उसके शरीर पर एक जोरदार घूंसा मारता है, फिर अपनी भाला उसके शरीर में घुसा देता है। भाले में जबरदस्त ताकत लगाकर सू होंग सांप को जमीन पर पिन कर देता है। ये सू होंग को थंडर रश फिस्ट तैयार करने का मौका देता है, जिसे वह बिना किसी दया के सांप के सिर पर मारता है। सू होंग के घूंसे की जबरदस्त ताकत सांप के सिर को कुचलने के लिए काफी है, जिससे उसे 92 दांव पॉइंट्स मिलते हैं। सू होंग खुद पर बेहद गर्व महसूस करता है, क्योंकि वह सांप के हमलों का सामना कर सका। जब सांप को मारने का सबूत काटने का समय आता है तो वह उलझन में पड़ जाता है कि क्या करे, क्योंकि सांपों के कान नहीं होते। फिर भी वह समझ जाता है कि बेस पर लौटना सबसे जरूरी है। जैसे ही वह जाने वाला होता है, उसे जमीन पर ये की कुचली हुई लाश मिलती है। सू होंग उसे बताता है कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी मौत ऐसे हुई, क्योंकि उसके लिए उसके मन में कुछ और ही योजनाएं थीं। इसके बाद सू होंग उसे तलाशने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि उसे वह उच्च स्तरीय तकनीक मिल जाए जिसका वह इस्तेमाल कर रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे वॉइड ब्रेकिंग फिंगर पर किताब मिल गई। उस रात सू होंग खुद को गुफा में बंद कर लेता है, ताकि वह नई मिली तकनीक को याद कर सके और उसमें महारत हासिल कर सके। तैयार होकर वह अपने क्लोन से वॉइड ब्रेकिंग फिंगर सीखने के लिए लड़ता है। कड़े अभ्यास से वह इसके शुरुआती स्तर तक पहुंच जाता है। वास्तविकता में लौटने पर उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिससे तकनीक की शक्ति का पता चलता है। अब सू होंग इसकी ताकत आजमाने के लिए किसी राक्षस की तलाश में है। 3 दिन बाद सू होंग नई तकनीक से शिकार में व्यस्त है। वह आत्मविश्वास से ऊर्जा विस्फोट कर सामने आते भालू को आसानी से ढेर कर देता है। इस कौशल में माहिर होकर सू होंग अब बेस लौटने का फैसला करता है। वह उस काउंटर की ओर बढ़ता है जहां सभी लोग अपने शिकार का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। वह अपना बैग नीचे रखता है और कर्मचारी उसकी जांच करती है। वह उन राक्षसों के नाम पुकारना शुरू करती है जिन्हें सू होंग ने हराया था, जिससे आसपास खड़े अन्य साधक हैरान रह जाते हैं। पता चलता है कि सू होंग ने 4,06,000 अंकों के राक्षसों को गिरा दिया था। यही वह क्षण है जब सू होंग को एहसास होता है कि उसने हद से ज्यादा कर दिया, क्योंकि शुरुआत में तो वह बस कुछ ही शिकार करना चाहता था। अचानक बेस की एक दीवार का हिस्सा नष्ट हो जाता है। साधक हैरान रह जाते हैं कि उन पर हमला हो रहा है, जबकि वहां सचमुच कई लोग आसपास ही पड़े हुए हैं। ठीक उसी समय जिसने दीवार तोड़ी थी वह खुद को दिखाता है और पता चलता है कि वह ये का चाचा है, जो बेस का प्रबंधक है। साधक हैरान रह जाते हैं कि बूढ़े ये गुस्से में हैं और अधिकारी उनसे पूछते हैं कि समस्या क्या है। बूढ़ा आदमी तब खुलासा करता है कि उसका भतीजा और उसकी पूरी गैंग मारे जा चुके हैं। भीड़ ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वे चिंतित नहीं हैं, क्योंकि ये जब जिंदा था तो बहुत घटिया इंसान था, इसलिए ज्यादातर लोगों को उसकी परवाह नहीं थी। बूढ़े ये फिर बताते हैं कि ये के शरीर से एक बी रैंक तकनीक ली गई थी और वह चाहते हैं कि बेस पर मौजूद हर किसी की तलाशी ली जाए, इससे पहले कि उन्हें जाने दिया जाए। सू होंग बिना किसी भाव के चेहरा बनाए रखता है, जबकि वह जंगल में हुई सारी घटनाओं के बारे में सोच रहा है। उसे पूरा विश्वास है कि लाशों का कोई सुराग उस तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अजगर ही वह राक्षस था जिसने ये और उसकी टीम को मारा था। सू होंग इसी बारे में सोच रहा होता है, तभी अचानक बूढ़े ये की नजरें उससे मिल जाती हैं, जिससे वह चौंक जाता है। फिर बूढ़े ये सू होंग से कहते हैं कि वे उसके हालिया कारनामे के बारे में जानते हैं, जिसमें उसने जानवरों को आसानी से मार गिराया और 4 लाख से अधिक अंक पाए। उनकी सहायक बताती है कि सू होंग के आंकड़े मुश्किल से टियर 1 स्तर के हैं, इसलिए इतने जानवर मारना नामुमकिन है। महिला को लगता है कि सू होंग ने केवल ये का बैकपैक उठाया है और वह सुझाव देती है कि उन्हें सू होंग की तलाशी लेनी चाहिए। 2 बॉडीगार्ड्स डराने वाले अंदाज में सू होंग की ओर बढ़ते हैं और उससे सहयोग करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले होते हैं, सू होंग उनसे पहले ही अपना भाला उनकी ओर तान देता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वे उससे पूछते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, और सू होंग बताता है कि वह स्टार सिटी नंबर 1 हाई का छात्र है। वह उनसे पूछता है कि क्या वे सच में उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। जैसे ही बूढ़े यह सुनते हैं, उन्हें याद आता है कि स्कूल के प्रिंसिपल अपने छात्रों की जबरदस्त सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। वे जानते हैं कि प्रिंसिपल मजाक नहीं है, इसलिए उनसे उलझना ठीक नहीं। हालांकि उसे सू होंग संदिग्ध लगता है। बूढ़ा ये मानता है कि अगर सू होंग ने ही शिकार किया है तो वह जीनियस हो सकता है और उसे गलत फंसाना मुसीबत बनेगा। फिर बूढ़ा ये सू होंग को बताता है कि उसकी टीम पर हमला हुआ था।
वह जोड़ता है कि उनसे एक तकनीक चुरा ली गई थी और इसलिए उन्हें उसकी तलाशी लेनी होगी। इसके बाद सू होंग पूरे मामले में एक शर्त जोड़ने का फैसला करता है। वह बूढ़े ये से कहता है कि अगर उसकी तलाशी में कुछ भी नहीं मिलता है तो वे उसे 30,000 युआन दें। सू होंग को पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी हुआ है उसका कोई भी सुराग उसके पास नहीं मिलेगा। बूढ़ा ये इस सौदे के लिए तैयार हो जाता है और अपने आदमियों से सू होंग की अच्छी तरह तलाशी लेने को कहता है। जब वे उसकी तलाशी पूरी कर लेते हैं और कुछ भी नहीं मिलता तो ये अपने आदमियों से कहता है कि सू होंग को उसके 30,000 युआन दे दिए जाएं जो वह उसका कर्जदार है। सू होंग खुश है कि सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है और यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने जंगल छोड़ने से पहले ही किताब जला दी थी। तलाशी के बाद सू होंग जाने की तैयारी करता है और उसकी अगली योजनाएं पहले से ही तय हैं। इसके बाद सू होंग मार्शल प्रैक्टिशनर बेस के सराय की ओर जाता है। एक बार जब वह वहां बस जाता है तो वह अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके पास इतने ज्यादा पॉइंट्स जमा हैं। हालांकि वह इस बात को लेकर उलझन में है कि क्या चुने। उसे एहसास होता है कि उसकी नश्वर देह और आत्मा की शुरुआत से अब तक कोई उन्नति नहीं हुई है। क्योंकि वह जिज्ञासु है इसलिए वह इसे आजमाने का फैसला करता है और अपने पॉइंट्स को आत्मा और नश्वर देह में डाल देता है। नश्वर देह में पर्याप्त पॉइंट्स भरने के बाद वह बाकी पॉइंट्स आत्मा में डालने का फैसला करता है। यह उसके शरीर में इतनी जबरदस्त बदलाव लाता है कि सू होंग खुद भी उसे महसूस कर सकता है। आत्मा कौशल उसे एक मांसल आदमी में बदलने ही वाला था, लेकिन सू होंग समय रहते उसे नियंत्रित कर लेता है। वह इस बात के लिए आभारी है कि उसने इसे काबू में कर लिया, क्योंकि वह किसी को भी यह समझा नहीं पाता। इसके 1 घंटे बाद सू होंग स्टार सिटी मार्शल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन जाता है। वह रिसेप्शन पर उपस्थित कर्मचारी से मिलता है और उसे बताता है कि वह मार्शल प्रैक्टिशनर मूल्यांकन के लिए आया है। महिला शांतिपूर्वक उसकी सहायता करती है और बताती है कि जल्द ही एक स्टाफ सदस्य उसे रास्ता दिखाएगा। जैसा कि कहा गया था, एक स्टाफ सदस्य आकर उसे उस सेक्शन तक ले जाता है जहाँ उसे परीक्षा देनी है। जब वह अन्य अभ्यर्थियों के पास से गुजरता है तो वे सभी हैरान रह जाते हैं कि उसके जैसा एक बच्चा परीक्षा देने आया है। स्टाफ सू होंग को बताता है कि एक टियर 1 मार्शल प्रैक्टिशनर को परीक्षा पास करने के लिए 100 वाइटल ब्लड और 1000 से अधिक कॉम्बैट पावर की आवश्यकता होती है। जो अभ्यर्थी उसे देखते हैं वे मानते हैं कि वह बस सब कुछ आजमाने के लिए ही वहां आया है। परीक्षण केंद्र पर पहुंचने के बाद सू होंग देखता है कि कुछ लोग परीक्षा में असफल हो जाते हैं। हालांकि एक उम्मीदवार ली मिंग उसके सामने ही 1000 अंकों की युद्ध शक्ति के साथ परीक्षा पास कर लेता है। पता चलता है कि वह जियांग मिंग का छात्र है और मिंग लियोन का प्रशिक्षक भी है। मिंग यह जानकर हैरान रह जाता है, सोचता है कि उसके कितने शिष्य हैं। फिर वह आदमी घमंड से सू होंग से कहता है कि अब उसकी परीक्षा की बारी है। ली मिंग को लगता है कि सू होंग खुद को शर्मिंदा करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास मौका है। अचानक जब उसे पता चलता है कि सू होंग ने महत्वपूर्ण रक्त परीक्षण में 123 अंक प्राप्त किए हैं तो उसका घमंडी व्यवहार ठंडा पड़ जाता है। पर वह खुद को यह कहकर शांत करता है कि असली परीक्षा तो युद्ध शक्ति की है। मशीन के पास जाते ही उसे स्कूल में मशीन तोड़ देने की बात याद आती है। अब वह और भी ताकतवर है, इसलिए वह अपनी शक्ति का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल करेगा। अचानक उसे समझ में आता है कि यह उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर वह बहुत हल्का वार करता है और जरूरी अंक नहीं ला पाता तो यह बुरा होगा। फिर वह गलती से बचने के लिए अपनी शक्ति का 5/10वां हिस्सा इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सू होंग ने फील्ड टेस्टर को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह अपनी जगह से उखड़कर अलग हो गया। टेस्टर दीवार में जा टकराया, जिससे यह दृश्य देखने वाले सभी लोग हैरान रह गए। ली मिंग, जो कुछ मिनट पहले तक घमंडी था, वह भी समझ नहीं पाया कि उसके सामने अभी अभी क्या हुआ। टेस्टर की क्षमता 3000 कॉम्बैट पावर है, लेकिन सू होंग ने उसे पार कर दिया और बाकी साधक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सू होंग सचमुच एक राक्षस है। इसी बीच स्टार सिटी मार्शल एसोसिएशन की अध्यक्ष वू लिनशियन अपने ऑफिस में प्रतिभाओं की कमी को लेकर शिकायत कर रही हैं। उन्हें चिंता है कि अगर वह जल्द ही कोई प्रतिभाशाली नहीं ला पाई तो उनकी अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अचानक एक अधिकारी दौड़ता हुआ कमरे में आता है और उन्हें बताता है कि मार्शल प्रैक्टिशनर असेसमेंट में अभी अभी एक राक्षस प्रकट हुआ है। वू का दिमाग यह सुनते ही तेजी से चलने लगता है, क्योंकि यही तो वह चाहती थी। बाद में सू होंग हॉल में एक स्टाफ सदस्य से निर्देश ले रहा है। वह उसे बताता है कि उसे एक प्रैक्टिशनर पहचान मिलने वाली है और साथ ही एक भत्ता भी मिलेगा। अचानक वो सीढ़ियों के ऊपर प्रकट होती हैं और अपने अधीनस्थ को सू होंग को उनके हवाले करने के लिए कहती हैं। वह हैरान है कि अध्यक्ष खुद आ गई हैं। वो परिचय देकर सू होंग को साथ चलने कहती हैं। सू होंग मान जाता है, पर वह उसकी युवा शक्ति और प्रभाव से काफी प्रभावित है। राष्ट्रपति के कार्यालय में पहुंचने पर वो बताती हैं कि ली ने उनसे कहा था कि उसके स्कूल में कोई प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन यह बात झूठ निकली। सू होंग फिर उस महिला से पूछता है कि उसने उसे अपने कार्यालय में क्यों बुलाया, क्योंकि वह तो केवल मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकरण कराने आया था
ताकि वह अपना भत्ता प्राप्त कर सके और एक गाइडिंग तकनीक सीख सके। वो सुहोंग से कहती हैं कि वह आराम करे क्योंकि उन्होंने पहले ही स्टाफ को मार्शल प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट और उसके मासिक भत्ते की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है। और गाइडिंग तकनीक के लिए वह सुहोंग से कहती हैं कि वह उसे खुद सिखाएंगी। वह उससे पूछती हैं कि वह गाइडिंग तकनीकों के बारे में कितना जानता है और सुहोंग उसे बताता है कि उसने किताबों में क्या सीखा है। वो उसे बताती हैं कि जो पाठ्य पुस्तक में लिखा है वह पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन वह यह भी जाहिर करती हैं कि गाइडिंग तकनीकें केवल साधना की विधियाओं भर नहीं हैं, बल्कि उससे कहीं अधिक हैं। वह अपनी हेवनली फ्लेम गाइडिंग तकनीक का उदाहरण देती है और कहती हैं कि यह अग्नि तत्व की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करती है। हालांकि यह शरीर को मजबूत बनाती है, लेकिन यह उसकी हमलों में भी अग्नि तत्व की विनाशकारी शक्ति भर देती है। वह उसे बताती हैं कि अगर वह इस तत्व को बाहरी रूप में प्रकट कर सके तो वह अपने हमले की सीमा बढ़ा सकता है। हालांकि उसके जैसे एक टियर 1 मार्शल प्रैक्टिशनर के लिए वह कहती हैं कि इसमें इसकी थोड़ी सी झलक भी होना काबिले तारीफ है, इसलिए उसे अपनी मुट्ठी को उस तत्व में लपेटने के लिए खुद को थकाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि उसने अभी दिखाया था। सुहोंग हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि गाइडिंग तकनीकों का इस्तेमाल हमले के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि वह तो यही सोचता था कि ये केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर साधना के लिए होती है। वह हैरान है कि जिस पाठ्य पुस्तक को उसने पढ़ा था उसमें ऐसी किसी बात का जिक्र ही नहीं था। वो आगे कहती हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी की 7 आध्यात्मिक ऊर्जाएं होती हैं। ये हैं धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, बिजली और वायु। वह कहती हैं कि सबकी अपनी खूबियां और कमियां हैं। हमले की ताकत में बिजली, धातु और अग्नि क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। फिर वह बताती हैं कि उसकी गाइडिंग तकनीक उसकी अनुकूलता पर निर्भर करती है। सुहोंग समझ जाता है कि कोई भी अपनी पसंद की गाइडिंग तकनीक चुनकर अभ्यास कर सकता है। वो मेज पर एक क्रिस्टल बॉल रखकर बताती हैं कि इससे अनुकूलता जांची जाती है। चमकता क्षेत्र जितना बड़ा होगा, अनुकूलता उतनी ही अधिक होगी। माना जाता है कि साधारण मार्शल प्रैक्टिशनर्स को आमतौर पर 30% से ऊपर कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि वो के पास लगभग 80% है, जिसे वास्तव में बहुत अधिक माना जाता है। हालांकि वह मानती हैं कि सुहोंग जैसा जीनियस 90% से भी अधिक हासिल कर सकता है। सुहोंग गेंद को उठाता है और उसे पता है कि अगर वह प्रतिभाशाली वू की तुलना में 90% हासिल करता है तो यह कुछ असाधारण होगा। तभी गेंद चमकने लगती है और वू की हैरानी के लिए यह पूरी तरह से भर जाती है, जो दिखाता है कि सुहोंग के पास फायर एट्रीब्यूट के लिए 100% अनुकूलता है। वो उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या उसे पता है इसका क्या मतलब है, और सुहोंग कहता है नहीं। वह उसे बताती है कि इसका मतलब है कि वह स्वर्ग और पृथ्वी से फायर एट्रीब्यूट की आध्यात्मिक ऊर्जा को 100% दक्षता के साथ बिना किसी रिसाव के अवशोषित कर सकता है। वो बताती है कि उसकी 80% अनुकूलता के साथ इसका मतलब है कि वह फायर स्पिरिचुअल एनर्जी को अवशोषित करते समय 20% खो देती है। इसके बावजूद वह पहले से ही एक टियर 5 मार्शल प्रैक्टिशनर है, जिससे उसे स्टार सिटी शाखा की अध्यक्ष बनने का मौका भी मिला। हालांकि वह उसे बताती है कि उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से उसकी अपनी उपलब्धियों को पार कर जाएंगी। वो को उम्मीद नहीं थी कि स्टार सिटी जैसे ग्रामीण इलाके से सुहोंग जैसी प्रतिभा निकलेगी। जब वो जश्न मना रही है, सुहोंग थंडर एट्रीब्यूट मिलने के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसे यह पसंद है। वह इसे आजमाता है और बॉल फायर एट्रीब्यूट की तरह अधिकतम बिंदु तक चमक उठती है। वो यह देखकर हैरान रह जाती है और अपनी आंखों के सामने हो रही घटना पर यकीन नहीं कर पाती। वू को मानो ब्रेन फ्रीज हो गया है क्योंकि सुहोंग की 2 एट्रीब्यूट्स के लिए 100% अनुकूलता है। वो अभी तक इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि सुहोंग उसे बताता है कि विंड एट्रीब्यूट भी 100% है। कुछ मिनट बाद वू का वहां से हिलना मुश्किल है क्योंकि वह जो देख चुकी है उससे दंग है। असल में सुहोंग की सभी एट्रीब्यूट्स के लिए अनुकूलता है और बात को और भी खराब यह बनाती है कि वे सभी 100% हैं। वह हमेशा खुद को एक मजबूत मार्शल आर्टिस्ट मानती थी, लेकिन अब जब वह एक असामान्यता के सामने खड़ी है तो उसे एहसास होता है कि वह तो बस एक साधारण इंसान है। एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया गया है कि वो एक विशाल राक्षस से लड़ रही थी जो शहर को तबाह कर रहा था, और तभी उसे एहसास होता है कि ऐसी जबरदस्त शक्ति को हराने के लिए उतनी ही डरावनी ताकत वाला कोई चाहिए। वो पूरी तरह से सोच में डूबी हुई है। तभी सुहोंग कहता है कि अगर वह केवल थंडर एट्रीब्यूट को ही साधे और बाकी को छोड़ दे तो यह एक बर्बादी होगी। इसके बाद सुहोंग वू से मार्गदर्शन तकनीकों के बारे में कुछ सलाह देने के लिए कहता है। फिर वो उसे बताती है कि किसी के पास सीमित ऊर्जा होती है, इसलिए बेहतर होगा कि वह अधिकतम 1 या 2 पर ही ध्यान केंद्रित करे। ऐसा लगता है कि अतीत में कोई था जिसने एक साथ सभी 7 मार्गदर्शन तकनीकों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन दशकों बाद भी वह व्यक्ति अभी भी टियर 1 मार्शल प्रैक्टिशनर पर ही अटका हुआ था। इसके बाद सुहोंग अध्यक्ष से कहता है कि वह इस समय कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह पहले सभी को आजमाना चाहता है ताकि जान सके कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है।
वो इस बात से सहमत हो जाती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि वह लापरवाही न करे और अंत में अपनी प्रतिभा बर्बाद न कर दे। इसी दौरान वो आगामी स्कूल परीक्षा का जिक्र करती है। सुहोंग उससे पूछता है कि वह स्कूल परीक्षा की बात क्यों कर रही है और वह समझाती है कि हाल ही में असंख्य जातियों के युद्ध क्षेत्र पर तनाव बढ़ता जा रहा है। वह बताती है कि असंख्य जातियों और मानवता के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इसी वजह से हर देश प्रतिभाशाली प्रशिक्षण शिविरों के गठन में भारी संसाधन लगा रहा है और उसके पास एक ऐसा शिविर है जिसे वह उसके लिए सिफारिश करना चाहती है। हालांकि इसके लिए उसे अपने स्कूल की मासिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा ताकि वह उसके लिए सिफारिश का स्थान सुरक्षित कर सके। सुहोंग इस जानकारी से अभिभूत हो जाता है और उसे याद आता है कि असंख्य जातियों के युद्ध ने ही उसके माता पिता की जान ली थी। यह याद करते हुए सुहोंग अध्यक्ष को आश्वस्त करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वह अतीत की त्रासदी को दोहराने नहीं देगा। इसलिए उसे अपने आसपास सभी की रक्षा करने के लिए और अधिक मजबूत बनना होगा। उस रात बाद में सुहोंग घर पहुंचता है ताकि वह अपने माता पिता को घटनाक्रम के बारे में बता सके। दोनों यह जानकर खुश होते हैं कि उनका पाल्य आखिरकार सक्षम हो गया है। सुहोंग उन्हें समझाता है कि एक टियर 1 मार्शल प्रैक्टिशनर के रूप में उसे हर महीने 10,000 युआन का भत्ता मिलेगा। फिर वह अपने चाचा से कहता है कि अब उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने की जरूरत नहीं है। उसके चाचा यह सुनकर खुश होते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि सुहोंग ही परिवार का स्तंभ है, इसलिए सुहोंग जो भी कहेगा वह वही मानेंगे। उस रात सुहोंग हमेशा की तरह छत पर जाता है ताकि वह फायर एट्रीब्यूट को आजमा सके। वह धुआं निकालने में सक्षम होता है, जो गाइडिंग तकनीक में एक शुरुआती स्तर माना जाता है। ठीक उसी समय स्टेटस विंडो पर एक गाइडिंग तकनीक अनुभाग दिखाई देता है और इससे सुहोंग का शक पक्का हो जाता है कि उसने यह पहले ही सीख लिया है। उसी समय वह देखता है कि इस तकनीक के भी स्तर होते हैं। यह बात उसके लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि वो ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बताई थी। हालांकि जल्द ही उसे एहसास होता है कि गाइडिंग तकनीकों को केवल वही स्तर बढ़ा सकता है और यह सोचकर उसमें उत्साह भर जाता है। हालांकि उसे यह नहीं पता कि स्तर कैसे बढ़ता है। वह सोचता है कि क्या इन्हें मार्शल दाव पॉइंट से भी स्तर बढ़ाया जा सकता है। चूंकि उसे नहीं पता कि यह कैसे काम करता है, वह पहले बाकी गाइडिंग तकनीकों का अभ्यास करने का फैसला करता है। सुहोंग फिर गाइडिंग तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैठता है, लेकिन कई घंटे बाद भी वह कोई प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि 7 अलग अलग गुण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर उसे उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की याद आती है जिसका जिक्र वू ने किया था, जो दशकों बाद भी पहले स्तर पर ही अटका हुआ था। हालांकि उसके अंदर सभी 7 गुण मौजूद हैं, वह एक बार में केवल एक ही गुण को सक्रिय कर सकता है। जब भी वह जबरदस्ती दूसरा गुण उसमें डालने की कोशिश करता है तो वे आपस में जोरदार टकरा जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। क्योंकि सुहोंग जानता है कि बिजली और आग एक जैसी है, वह तय करता है कि वह इन्हें एक साथ साधने की कोशिश करेगा। कई घंटे बाद भी सुहोंग अपनी इच्छित सफलता हासिल नहीं कर पाया। यह सिलसिला अगले दिन तक चलता है, लेकिन सुहोंग आखिरकार एक साथ बिजली और आग दोनों को वश में करने में सफल हो जाता है। सुहोंग हाथ में बिजली के साथ अग्निगोला बनाकर गर्व महसूस करता है, क्योंकि रात भर की मेहनत सफल रही। अब नई शक्ति के परीक्षण का समय है। अगले दिन वह परीक्षण मैदान में अपनी शक्ति को तीसरे स्तर के युद्ध शक्ति परीक्षक पर आजमाता है। पिछली बार आधा हिस्सा इस्तेमाल करने के बाद इस बार वह 3/10वां हिस्सा इस्तेमाल करने का फैसला करता है। सुहोंग ने परीक्षक को जोर से मुक्का मारा और हैरानी की बात यह थी कि निशान 2000 से ऊपर था। सुहोंग को आखिरकार समझ आ गया कि वह कितना ताकतवर हो गया है। फिर वह आग और बिजली की शक्ति को मिलाने का फैसला करता है ताकि देख सके क्या होता है। उसने मशीन को फिर से मुक्का मारा और इस बार वह टूट गई। सुहोंग को एहसास होता है कि उसकी शक्ति काफी डरावनी है, क्योंकि उसने 2 क्षमताओं को मिलाकर असाधारण शक्ति प्राप्त की है। सुहोंग पहले से ही सोच रहा है कि अगर उसके पास 7 गुण आ जाएं तो क्या होगा। इसके बाद सुहोंग घर लौटता है ताकि 3 गुणों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर सके, लेकिन यह असफल हो जाता है क्योंकि यह और भी कठिन है। उसने जितने भी संयोजन आजमा सकता था सब आजमा लिए, लेकिन कोई भी प्रगति नहीं हुई। वह सोचता है कि मार्गदर्शन तकनीक का स्तर बढ़ाकर क्या वह तकनीकों को मिला पाएगा। मासिक परीक्षा कल है, इसलिए सुहोंग को आज ही पर्याप्त मार्शल पॉइंट्स कमाने होंगे। ली छात्रों को बताता है कि अग्रिम मोर्चे के तनाव के कारण अब हर साल वार्षिक प्रशिक्षण शिविर होगा, जहां प्रतिभाशाली छात्रों को गहन प्रशिक्षण मिलेगा। इन शिविरों में गोलियों और ग्रैंड मास्टर प्रशिक्षकों जैसे भरपूर संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके बाद वह खुलासा करता है कि मासिक परीक्षा में शीर्ष 3 छात्र ही स्टार सिटी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए योग्य होंगे। छात्र यह सुनकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर सुहोंग को 7वें स्तर के ग्रैंड मास्टर की ज्यादा चिंता है। इसी समय सुहोंग का दोस्त उसे बताता है कि लीतो और चेन शान दोनों अब मार्शल प्रैक्टिशनर बन गए हैं। सुहोंग को यकीन नहीं हो रहा कि वह केवल 10 दिनों के लिए बाहर था और इस दौरान दोनों मार्शल प्रैक्टिशनर बन गए हैं। सुहोंग बताता है कि प्रिंसिपल ने पिछले कुछ दिनों में इंस्ट्रक्टर चेन को बुलाया था ताकि वह दोनों को अतिरिक्त कक्षाएं दे सकें।
सुहोंग का दोस्त उसे बताता है कि तू और चेन ने कितनी प्रभावशाली चीजें की हैं। इसी वजह से अब दोनों यह देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कि सबसे अच्छा कौन है। इसी बीच प्रिंसिपल और चेन अब भी उस छात्र को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वे उसे नहीं ढूंढ पाए तो उन्होंने मान लिया कि वह उनके स्कूल का नहीं है। तभी जियांगमिंग लियान और लीमिंग के साथ स्कूल में आ जाता है। वह प्रिंसिपल को चिढ़ाते हुए कहता है कि उस साल छात्रों की गुणवत्ता कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। बूढ़ा आदमी जियांग से पूछता है कि वह क्या चाहता है और जियांग बताता है कि वह अपने 2 शिष्यों को छात्रों के साथ मुकाबला करने के लिए लाया है ताकि उन्हें चीजों का सही तरीका सिखाया जा सके। प्रिंसिपल जल्दी ही समझ जाता है कि जियांग उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर वह इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो इसका मतलब होगा कि वह मान रहा है कि उसके पूरे स्कूल में कोई असली प्रतिभा नहीं है। प्रिंसिपल सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तभी लियान दूर खड़े छात्रों के बीच सुहोंग को देख लेती है। लियान जल्दी से जियांग का ध्यान इस ओर आकर्षित करती है और उसके कान में फुसफुसाकर बताती है। जियांग भी सुहोंग की दिशा में मुड़ता है और जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि वही है, वह घबरा जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह नंबर 1 हाई स्कूल से होगा। जियांग तुरंत समझ जाता है कि उसके लिए पीछे हट जाना ही बेहतर होगा क्योंकि उसके शिष्यों में से कोई भी सुहोंग का सामना नहीं कर पाएगा। जियांग प्रिंसिपल को चिढ़ाते हुए कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था। साथ ही यह भी कहता है कि उसके बेवकूफ शिष्य स्कूल के बेहतरीन छात्रों से तुलना नहीं कर सकते। चेन और ली यह सुनकर गुस्से से लगभग फट पड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सुहोंग उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सुहोंग ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसकी ताकत से बाहर है। कुछ ही देर बाद परीक्षा शुरू होती है और सुहोंग का सामना एक लड़के पेंग से होता है। हर कोई मानता है कि सुहोंग का तो अब काम तमाम है क्योंकि उसका पहला प्रतिद्वंदी एक क्वाजी मार्शल प्रैक्टिशनर है। सुहोंग का प्रतिद्वंदी भी उसका मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह हार मानने के लिए तैयार है, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि सुहोंग उसे ऐसे जमीन पर पटक देता है जैसे वह कुछ है ही नहीं। भीड़ यह देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि सुहोंग ने एक क्वाजी मार्शल प्रैक्टिशनर को एक ही झटके में हरा दिया। वे लोग मानते हैं कि यह महज एक तुक्का था जब तक कि सुहोंग अपने सभी प्रतिद्वंदियों को आसानी से हराता नहीं चला जाता। देखते ही देखते वह फाइनल तक पहुंच जाता है, जिससे बड़े लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वह आया कहां से। ली खुद को दोष देता है कि उसने इतने समय तक इतनी अद्भुत प्रतिभा को पहचाना ही नहीं। फिर प्रशिक्षक कहता है कि उसने सुहोंग को पहले कहीं देखा है क्योंकि वह बहुत जाना पहचाना लग रहा है। इसी बीच चेनशान और लीतो अभी भी आपस में लड़ रहे हैं ताकि पता चल सके कि फाइनल में कौन पहुंचेगा। क्योंकि दोनों की ताकत लगभग बराबर है, ये कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। जब वे लड़ाई में व्यस्त होते हैं तब भी वे एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं कि स्कूल में सबसे ताकतवर कौन है और दूसरा सबसे ताकतवर कौन है। तभी चेन अपनी शक्ति को बाहर लाकर अपनी मुट्ठियों के चारों ओर आग लपेट लेता है, जिससे देखने वाले सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि विनाशकारी शक्ति के मामले में आग केवल बिजली के बाद दूसरे स्थान पर आती है। इसके बाद तो सभी को चौंका देता है जब वह अपनी शक्ति को बाहर लाता है जो कि धातु है, और विनाशकारी क्षमताओं के मामले में यह आग से भी अधिक शक्तिशाली है। तो चेन पर हमला करता है, तेज तर्रार वार करता है, जिससे सभी लोग दंग रह जाते हैं। चेन हमले की गर्मी महसूस करता है और शिक्षक समझ जाते हैं कि तूने शुरू से ही अपनी असली ताकत छुपा रखी थी, इसी वजह से वह चेन को हरा पा रहा है। प्रशिक्षक तू की सराहना करता है, यह कहते हुए कि उसने केवल 10 दिनों में ही अपनी शक्ति को बाहर लाने में महारत हासिल कर ली, साथ ही वह सूक्ष्मता की अवस्था तक भी पहुंच गया। फिर बूढ़ा आदमी निष्कर्ष निकालता है कि फाइनल देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सूक्ष्मता की अवस्था के साथ सुहोंग का तू के सामने कोई मौका नहीं है। प्रशिक्षक उससे सहमत होता है, यह कहते हुए कि अगर सुहोंग के पास कोई मार्गदर्शक तकनीक होती तो शायद उसके पास मौका होता। ठीक उसी समय प्रशिक्षकों में से एक सुहोंग पर 50,000 की शर्त लगाता है और बूढ़ा आदमी तुरंत उसकी शर्त स्वीकार कर लेता है। कुछ ही देर बाद सुहोंग और तू फाइनल में आमने सामने होते हैं। तो सुहोंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि वह किस्मत से फाइनल तक पहुंच गया क्योंकि रास्ते में उसकी मुलाकात न तो तू से हुई और न ही चेन से। हालांकि वह उसे यह भी बता देता है कि उसकी किस्मत का द्वार अब खत्म हो गया है। सुहोंग चुप रहता है क्योंकि वह खुश है कि आखिरकार उसे इतने समय तक जानवरों से लड़ने के बाद अब एक अच्छा इंसान पिटाई के लिए मिल रहा है। तो सुहोंग से कहता है कि उसे गर्व होना चाहिए क्योंकि वह खुद को स्कूल का दूसरा सबसे अच्छा कह सकता है क्योंकि वह फाइनल तक पहुंच गया है। सुहोंग उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि पहला कौन है और तू उसकी ओर झपटता है, यह कहते हुए कि जाहिर है वह खुद है। तू 5 गूंज वाली थंडर रश फिस्ट का वार करता है जिससे दर्शक हैरान रह जाते हैं। आने वाले हमले से बचने के बजाय सुहोंग अपनी शारीरिक ताकत को परखने के लिए वहीं खड़ा रहने का फैसला करता है। छात्र रेफरी पर चिल्लाते हैं, उसे सुहोंग को बचाने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। इसके बाद सुहोंग तू पर झपटता है और दोनों एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगते हैं। तू हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि सुहोंग अपनी खुद की कला से उसके सामने टिक पा रहा है। सुहोंग अपनी तीव्रता बनाए रखता है और तू को एहसास होता है कि सुहोंग कोई बच्चों का खेल नहीं है क्योंकि उसके हर मुक्के में बहुत वजन महसूस होता है। दर्शक हैरान रह जाते हैं क्योंकि सुहोंग कोई मार्शल तकनीक इस्तेमाल नहीं कर रहा है,
फिर भी वह तू के हर वार का जवाब दे पा रहा है। इससे भीड़ को पता चलता है कि सुहोंग की ताकत बच्चों का खेल नहीं है। प्रशिक्षक मानता है कि सुहोंग की काया अनोखी है क्योंकि उसकी ताकत इतनी बढ़ा चढ़ाकर नहीं हो सकती। ली उत्साहित है कि उसका बेकार स्कूल आखिरकार एक जीनियस देने में सक्षम हुआ है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है तो सुहोंग से कहता है कि वह यह न सोचे कि उसके पास कोई मौका है, क्योंकि आखिरकार जीत उसी की होगी। तू को जीतने की कितनी बेताबी है, ये देखकर सुहोंग समझ जाता है कि उसकी शारीरिक ताकत तू को हराने के लिए काफी नहीं है, इसलिए अब वह भी पूरी ताकत से उस पर वार करने का सोचता है। इसके बाद सुहोंग तू से कहता है कि अब वह भी उसके साथ गंभीर होने वाला है, क्योंकि तूने भी अपनी पूरी ताकत दिखा दी है। फिर सुहोंग अपनी बिजली की शक्ति को बाहर लाता है और तू की ओर तेजी से दौड़ता है। ये देखकर तू के मन में डर समा जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सुहोंग के पास भी कोई छुपा हुआ दांव होगा। यहाँ तक कि दर्शक भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। शिक्षक तो मेंढक की तरह चिल्ला उठता है जब वह देखता है कि सुहोंग किस तरह बिजली की तकनीक को संभाल रहा है। कुछ ही पलों बाद तू को एहसास होता है कि वह सुहोंग की तकनीक से दबता जा रहा है, क्योंकि उसकी बिजली की शक्ति तू की धातु की शक्ति से कहीं ज्यादा मजबूत है। सुहोंग तू को बताता है कि अब वह उसे अपना छुपा हुआ दांव दिखाकर उसके साथ पूरी तरह गंभीर होने वाला है। वह तू पर 9 गूंजें छोड़ता है और आखिरकार उसे बुरी तरह हरा देता है। छात्र शुरू में जो हुआ उससे हैरान रह जाते हैं, लेकिन जब वे आखिरकार समझ पाते हैं कि सुहोंग ने कैसे जीत हासिल की तो भीड़ में जोश भर जाता है। यह देखकर कि उसने अभी अभी 9 गूंजों का इस्तेमाल किया है, ली और प्रशिक्षक भी समझ जाते हैं कि सुहोंग वही छात्र था जो उस दिन उनकी नजरों से गायब हो गया था। प्रधानाचार्य प्रशिक्षक से कहते हैं कि वे सिर्फ एक प्रतिभा नहीं बल्कि स्कूल के ड्रैगन स्टार को देख रहे हैं। प्रशिक्षक घबराहट में हंसते हुए कहते हैं कि प्रशिक्षण शिविर में मौजूद विशेषाधिकार प्राप्त प्रतिभाओं को अब एक जबरदस्त झटका लगने वाला है। वह सुहोंग की तुलना एक ऐसे ड्रैगन से करते हैं जिसे उड़ान भरनी है, न कि तालाब में डूबना है। प्रधानाचार्य उनसे सहमत होते हैं, कहते हैं कि सुहोंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकना है, न कि स्टार सिटी जैसे ग्रामीण स्थान पर। उस रात सुहोंग मुस्कान के साथ घर लौटता है और जब उसके अभिभावक उससे पूछते हैं कि स्कूल में पहला स्थान किसने प्राप्त किया तो वह गर्व से बताता है कि वही है। उसके चाचा उससे पूछते हैं कि क्या इसका मतलब है कि वह प्रशिक्षण शिविर जा रहा है, और वह हाँ में जवाब देता है। तभी वे दरवाजे पर दस्तक सुनते हैं और जब वे जांच करने के लिए दरवाजे पर जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक घमंडी महिला से होती है जो बताती है कि वह सुहोंग के स्कूल में लिन न्यान की मां है। चूंकि स्कूल आमतौर पर शीर्ष 3 छात्रों को प्रशिक्षण शिविर भेजता है और उसका बेटा चौथे स्थान पर आया है, वह सुहोंग से कहती है कि वह उसके बेटे के लिए अपनी जगह छोड़ने के बदले उसे पैसे देने में रुचि रखती है। वह 30,000 युआन ऐसे निकालती है जैसे यह कोई बहुत बड़ी रकम हो और सुहोंग और उसके अभिभावकों से कहती है कि वह इतनी रकम देने के लिए तैयार है। उसे उम्मीद थी कि वे इस पैसे पर झपट पड़ेंगे, लेकिन उनके चेहरों पर ठंडा भाव देखकर वह हैरान रह जाती है और उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि यह प्रतियोगिता बहुत क्रूर है जिसमें लोग मर भी सकते हैं। वह आगे कहती है कि जो लोग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेते हैं वे उच्च श्रेणी की गोलियां ऐसे खाते हैं जैसे टॉफी हो और उच्च स्तर की तकनीकों का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे कुछ भी नहीं। सुहोंग की मां डरकर उससे पूछती है कि क्या यह वाकई खतरनाक है। हालांकि चाचा अपनी पत्नी को चुप कराते हैं। फिर वह सुहोंग से सुरक्षित रहने का वादा मांगते हैं और सुहोंग उन्हें भरोसा दिलाता है। महिला हैरान रह जाती है कि आदमी एक बच्चे की गारंटी पर विश्वास कर रहा है और वह उसे बता देता है कि यह उसका अपना फैसला है, इसलिए उसे उस पर भरोसा करना ही होगा। वह आगे जोड़ता है कि अगर उसे सुहोंग पर भरोसा नहीं है तो उसके लिए उसे अपना परिवार कहना कोई मायने नहीं रखता। बिना और बहस के वे उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे वह शर्मिंदा रह जाती है। वह गुस्से में वहां से चली जाती है और परिवार से कहती है कि सुहोंग बाहर कर दिया जाएगा। उसके जाने के बाद सुहोंग अपने चाचा से माफी मांगता है, यह बताते हुए कि उसका इरादा कभी भी उनसे खतरा छुपाने का नहीं था, और उसके चाचा उसे आश्वस्त करते हैं कि सब ठीक है। वह बताते हैं कि वह एक सख्त आदमी है लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं और वह ट्रेनिंग कैंप को बेहतर समझते हैं। सुहोंग के चाचा उसके फैसले का समर्थन करते हैं। उसकी चाची पति को थप्पड़ मारकर सुहोंग से बस सुरक्षित लौटने को कहती हैं। बाद में छत पर सुहोंग अपनी यात्रा के बारे में सोचता है। वह जानता है कि उसके अभिभावक उसकी फिक्र करते हैं, इसलिए वह उन्हें निराश नहीं कर सकता। वह निष्कर्ष निकालता है कि उसे अपनी मेहनत से कमाई गई शांतिपूर्ण जिंदगी की रक्षा के लिए और मजबूत बनना होगा। इसके बाद सुहोंग स्टेटस विंडो चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास फिलहाल 285 दांव पॉइंट्स हैं, लेकिन यह उसकी जरूरत के लिए काफी नहीं है। चूंकि उसे नहीं पता कि ट्रेनिंग कैंप में उसे किस तरह के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, वह अपनी शारीरिक युद्ध शक्ति को प्राथमिकता देने का फैसला करता है। सुहोंग अपने मृत्यु शरीर में पॉइंट्स जोड़ता है और एक दर्दनाक प्रक्रिया के बाद उसे एहसास होता है कि वह अभी भी 100% से 35% दूर है। अचानक वह देखता है कि उसकी बिजली और स्वर्गीय अग्नि तकनीकें पहले ही स्तर 2 तक पहुंच चुकी हैं। सुहोंग को याद आता है कि उसने गाइडिंग तकनीकों का अभ्यास केवल कुछ ही दिनों तक किया था और उससे ज्यादा नहीं। वह सोचता है कि क्या इसके लिए अतिरिक्त शर्तों की जरूरत है या फिर गाइडिंग तकनीकों का सामान्य साधना ही गुणों को स्तर बढ़ाने की अनुमति देता है।
क्योंकि ऐसा है, सू होंग तय करता है कि वह मानक को एक और स्तर तक बढ़ाएगा। अगले दिन सुबह सू होंग दोनों गुणों में स्तर 3 तक पहुंचने में सफल हो गया था। वास्तव में उसकी जीवन शक्ति तकनीक भी 3 अंक बढ़ गई थी। जब सू होंग आखिरकार जाने की तैयारी करता है तो उसकी चाची उसे सुरक्षित रहने के लिए कहती है और यहाँ तक कि अगर हालात बहुत खतरनाक हो जाएं तो जल्दी घर लौट आने को भी कहती है। हालांकि चाचा को विश्वास है कि सू होंग में सफल होने की पूरी क्षमता है और वह सू होंग से कहते हैं कि वह प्रशिक्षण शिविर में जाए और सब में पहला बने। उसके जाने के बाद सू होंग के चाचा आखिरकार दिखाते हैं कि वह कितने चिंतित हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही पलों बाद वो सू होंग के पास आकर रुकती है और उसे कार में बैठने के लिए कहती है। सू होंग उसकी बात मानता है और अपना भाला उस खूबसूरत लाल कन्वर्टेबल कार के पीछे रख देता है। वो हाईवे पर जबरदस्त रफ्तार से गाड़ी चलाती है और सू होंग उससे पूछता है कि वह उससे क्यों मिलना चाहती है। फिर वो उसे बताती है कि प्रशिक्षण शिविर के बारे में कुछ बातें हैं जिनके लिए उसे सू होंग को सावधान करना है। वो बताती है कि संघ की अध्यक्ष होने के नाते उसके पास कुछ प्रतिभागियों की जानकारी उपलब्ध है। वह खुलासा करती है कि प्रतिभागियों में ऐसे मार्शल प्रैक्टिशनर्स भी हैं जो पहले से ही टियर 2 के कगार पर हैं। वह बताती है कि प्रशिक्षण शिविर में कई दैत्य हैं और वे जिन सबसे कमजोर तकनीकों में माहिर हैं वे भी बी रैंक की तकनीकें हैं। जब सू होंग यह सुनता है तो डरने के बजाय वह और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है क्योंकि वह बी रैंक तकनीकें जल्दी सीख सकता है। वो स्वीकार करती है कि प्रतिभा के मामले में सू होंग सबसे मजबूत है जिसे उसने देखा है, लेकिन वह उसे यह भी बता देती है कि उसके पास वे संसाधन नहीं हैं जो उसे प्रशिक्षण शिविर में मिलने वाले लोगों के पास हैं। वह उसे प्रोत्साहित करती है कि वह प्रशिक्षण शिविर में आने वाली चुनौतियों और असफलताओं को दबा दे क्योंकि उसमें इतना हुनर है कि वह यह कर सकता है। सू होंग वू को सलाह के लिए धन्यवाद देता है और वो वास्तव में इस बात से प्रभावित है कि सू होंग इतना शांत बना हुआ है जबकि वह जानता है कि वह एक खतरनाक जगह जा रहा है। बाद में स्टार सिटी हाई के 3 प्रतिभागियों को प्रिंसिपल के साथ एक वाहन में यात्रा करते हुए देखा जाता है और वे तियानलिन पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहे हैं। चेन इस बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर करता है कि प्रशिक्षण शिविर पर्वत श्रृंखला में स्थित है, लेकिन प्रिंसिपल उसे चिंता न करने के लिए कहते हैं, यह कहते हुए कि एक ग्रैंड मास्टर शिविर की निगरानी कर रहा है, इसीलिए कोई भी जानवर उन्हें छू भी नहीं पाएगा। ऐसा लगता है कि यह पर्वत श्रृंखला अन्य शहरों से जुड़ी हुई है और वहाँ ऐसे राक्षस रहते हैं जो रैंक 7 ग्रैंड मास्टर जितने शक्तिशाली हैं। मूल रूप से ये जानवर हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और वे अन्य जगहों पर पाए जाने वाले जानवरों की तुलना में कहीं अधिक क्रूर हैं। यहाँ तक कि एक रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट भी बिना सोचे समझे पर्वत श्रृंखला में कदम रखना नहीं चाहेगा। जब वे शिविर की ओर जाने वाली सड़क से गुजरते हैं तो छात्र महसूस करते हैं कि कोई अजीब सी उपस्थिति उन्हें देख रही है और वे गलत भी नहीं हैं क्योंकि हर जगह राक्षस मौजूद हैं। हालांकि प्रतियोगिता कठिन होने वाली है, सू होंग को यह सब बहुत पसंद आने लगता है। जब वे मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कई अन्य छात्र पहले से ही वहां मौजूद हैं। छात्र उन्हें ऐसे घूरते हैं जैसे वे पिशाच हों और जब सू होंग को एहसास होता है कि उसके साथी डरने वाले हैं तो वह आगे बढ़ता है और उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहता है। वे आत्मविश्वास के साथ अस्थायी शिविर की ओर बढ़ते हैं और अधिकारी उन्हें बताते हैं कि सभी के आने तक उन्हें यहीं इंतजार करना होगा। यहाँ तक कि जब सभी आ भी जाते हैं तब भी एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। सू होंग ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में और कुछ पूछ सके, बड़े लड़के और लड़कियां कैंप में पहुंच जाते हैं। वे शानदार गाड़ियों में एक काफिले के साथ वहां पहुंचते हैं। लाल बालों वाली महिला याओ यान है और वह एक आत्मा पाठक है। सफेद कपड़ों में जो लड़का है वह लिन परिवार का लिन शिंघे है और उसे दिखावा करना पसंद है। तीसरा लड़का शहर के स्वामी का बेटा है तांतुओं और उसमें 95% अग्नि संबंधी क्षमता है। सू होंग समझ जाता है कि यह तिकड़ी वही प्रतिभाशाली लोग हैं जिनका जिक्र वू ने किया था। सू होंग उनके बारे में जिज्ञासु है क्योंकि वह देखना चाहता है कि वे सच में प्रतिभाशाली हैं या नहीं। सभी के उपस्थित होने पर अधिकारी तय करता है कि अब प्रशिक्षण शिविर के नियम बताने का समय आ गया है। वह उन्हें बताता है कि प्रशिक्षण शिविर पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है और यह यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। स्पष्ट रूप से उन्हें शिविर में प्रवेश पाने के लिए एक टोकन रखना होगा और वह बताता है कि ये टोकन कुछ विशेष जानवरों में लगाए गए हैं। मूल रूप से उनके पास प्रशिक्षण शिविर तक पहुंचने के लिए जो 30 किलोमीटर दूर है 8 घंटे का समय है। हालांकि 8 घंटे इस दूरी के लिए काफी लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सू होंग को खास चिंता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके लिए जितने चाहे उतने राक्षसों का शिकार करने का सबसे अच्छा मौका है, बशर्ते वह 8 घंटे में शिविर तक पहुंच जाए। छात्रों में से एक अधिकारी से पूछता है कि अगर वे ऐसे किसी जानवर से टकरा जाएं जिससे वे निपट नहीं सकते तो क्या होगा। अधिकारी उस लड़के से कहता है कि उसे खुद को बदकिस्मत समझना चाहिए क्योंकि उसे बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन वह यह भी बताता है कि कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। छात्र यह सुनकर विरोध करने लगते हैं क्योंकि ऐसा संभव है कि ताकतवर लोग भी बाहर हो जाएं, जबकि कमजोर लोग किस्मत से पास हो जाएं। अधिकारी उन्हें डांटते हैं, यह कहते हुए कि जीवन अन्यायपूर्ण है और एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसने बहुत मेहनत की थी लेकिन मौत ने उसे आखिरी पल में छीन लिया।
वह उनसे आग्रह करते हैं कि अगर वे उच्च स्तरीय जानवरों से नहीं टकराना चाहते तो सावधानी से चलें। हालांकि वह यह भी बताते हैं कि केवल कायर ही इस तरह चलते हैं। छात्रों में से एक उनसे सहमत होता है और अपने डरे हुए साथियों से कहता है कि वे जाकर कचरे के डिब्बे में मर जाएं। उनमें से एक गुस्से में आकर तुरंत उस बड़े मुंह वाले से कहता है कि वह उसे बुरी तरह पीट देगा। अधिकारी तुरंत उन्हें सूचित करता है कि कैंप के अंदर लड़ाई की अनुमति नहीं है, लेकिन जैसे ही वे पहाड़ों में पहुंचेंगे वे जो चाहें कर सकते हैं। वह उन्हें यह भी बता देता है कि वे टोकन चुराने के लिए या सिर्फ किसी का चेहरा पसंद न आने पर उसे पीटने के लिए स्वतंत्र हैं। जब सुहोंग यह सुनता है तो उसे एहसास होता है कि प्रशिक्षण शिविर कितना क्रूर है, क्योंकि वहां एक दूसरे से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यह साफ हो जाता है कि आधे से ज्यादा प्रतिभागी तो कैंप तक पहुंचने से पहले ही बाहर हो जाएंगे। अचानक सुहोंग को समझ आता है कि अगर वह इन लड़कों से लड़ने का फैसला करता है तो उसे बहुत सारे अंक मिल सकते हैं। अधिकारी सबको चुप करवा देता है और कहता है कि अब चलने का समय हो गया है। वह सीटी बजाता है और सभी लोग जंगल की ओर भाग जाते हैं। दो लोग जिनके बीच पहले से ही दुश्मनी थी एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं और बिना समय गंवाए उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बराबरी के हैं। इसी बीच सुहोंग ऊपर से उन्हें देख रहा है और वह पूरी तरह प्रभावित नहीं है, क्योंकि वह उम्मीद कर रहा था कि ये तथाकथित जीनियस और भी ज्यादा आक्रामक और ताकतवर होंगे। वह तय करता है कि प्रतिभागियों पर समय बर्बाद करने के बजाय कुछ जानवरों का शिकार कर लेता है। वह जाने ही वाला होता है कि तभी उसे दो लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हुए सुनाई देते हैं। ये सुनते ही उसका मन बदल जाता है और वह तय करता है कि अब वह उन्हें पीटकर अंक हासिल करेगा। वह एक डंडा उठाता है और दोनों के पास जाकर उन्हें लड़ाई बंद करने के लिए कहता है। सुहोंग सुझाव देता है कि वे उसके साथ खेलें, लेकिन वह लड़का उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है। दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें उसके साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे उसे पीटना चाहते हैं। सुहोंग फिर उन्हें बताता है कि वे गलत समझ रहे हैं, क्योंकि उसका मतलब था कि वह चाहता है कि वे दोनों मिलकर उस पर हमला करें और उसे पीटें। नीली वर्दी वाला लड़का गुस्से में सुहोंग की ओर दौड़ता है, लेकिन सुहोंग उसे पेट में इतनी जोर से मारता है कि वह दूर तक उड़ जाता है। जैसे ही दूसरा लड़का यह देखता है, उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह लड़का उसके बराबर ताकतवर माना जाता है, लेकिन सुहोंग ने उसे एक ही वार में हरा दिया। वह अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि तभी सुहोंग उस पर हमला करता है और उसकी ओर दौड़ता है। सुहोंग उसे डंडे से सिर पर इतनी जोर से मारता है कि वह पूरी तरह बेहोश हो जाता है। उन्हें बुरी तरह पीटने के बाद सुहोंग उन्हें बताता है कि यह उनकी सजा है, क्योंकि उन्होंने उसके जैसे आम लोगों को नीचा समझा था। कंट्रोल रूम में बैठे लोग हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि सुहोंग अचानक कहीं से आकर उन दोनों को एक ही वार में हरा देता है। वे अपने बॉस से पूछते हैं कि क्या उन दोनों को अब बाहर मान लिया जाए, लेकिन वह बताते हैं कि उन्होंने अभी तक बचाव के लिए अनुरोध नहीं किया है, जिसका मतलब है कि वे अभी भी खेल में हैं। कुछ ही पलों बाद दोनों जाग जाते हैं और सुहोंग द्वारा अपमानित किए जाने पर गुस्से में होते हैं। दोनों बहाने बनाने लगते हैं कि अगर उन्होंने सुहोंग को कम नहीं आंका होता तो वे जीत जाते। अब जब उनके पास एक साझा दुश्मन है तो दोनों दोस्त बन जाते हैं ताकि वे सुहोंग से बदला ले सकें। वे उस डंडे को उठा लेते हैं जिसका इस्तेमाल सुहोंग ने उन्हें पीटने के लिए किया था, ताकि वे भी उसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। इसी बीच सुहोंग राक्षसों को काटने में व्यस्त है। वह जंगली सुअरों के एक झुंड से टकरा जाता है जो झुंड में आक्रामक रूप से चलते हैं, और जैसे ही वे उसे देखते हैं उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। हालांकि सुहोंग उन्हें आसानी से एक ही वार में काट गिराता है। जब वह उन्हें पूरी तरह खत्म कर देता है तो उसे ध्यान आता है कि पहले वह सिर्फ एक मार्शल प्रैक्टिशनर को हराने पर दर्जनों मार्शल दांव पॉइंट्स पा जाता था, लेकिन जब से उसने लेवल अप किया है और वह मजबूत हुआ है, पॉइंट्स का इनाम लगातार कम होता जा रहा है। फिर सुहोंग को याद आता है कि उसे कुछ टोकन इकट्ठा करने हैं। वह उन सुअरों के अंदर काट कर देखता है जिन्हें उसने अभी अभी हराया था, लेकिन उसे कोई टोकन नहीं मिलता। वह हैरान रह जाता है कि जिन सभी जानवरों को उसने हराया उनमें से किसी के पास भी टोकन नहीं था, जिससे उसे एहसास होता है कि टोकन उच्च स्तरीय जानवरों के अंदर छिपे होते हैं। 30 मिनट बाद सुहोंग को एहसास होता है कि अब वह कम स्तर के जानवर नहीं ढूंढ पा रहा है, जैसा कि जब वह पहली बार जंगल में आया था तब मिल जाते थे। इसी दौरान वह एक रैंक 1 फैंटम नाइट टाइगर से टकरा जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के सुहोंग अपना भाला उस जानवर में घुसा देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और फिर सिर में जोरदार वार करके उसे खत्म कर देता है। टाइगर को मारने के बाद सुहोंग को 35 अंक मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि अब उसके लिए रैंक 1 का जानवर बहुत ही आसान हो गया है। हालांकि वह बस यही उम्मीद कर सकता है कि उस टाइगर के अंदर कोई टोकन छिपा हो। जानवर के अंदर अच्छी तरह तलाशने के बाद सुहोंग को आखिरकार एक टोकन मिल जाता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि टोकन उच्च स्तर के जानवरों के अंदर छिपे होते हैं। चूंकि उसे एक उच्च स्तर के जानवर से टकराने में 3 घंटे लग गए, सुहोंग यह निष्कर्ष निकालता है कि जितना गहरा वह पहाड़ में जाता है, जानवरों की रैंक उतनी ही ऊंची होती जाती है। इसी समय वहां कुछ और लोग भी हैं। सुहोंग समझ जाता है कि निम्न स्तरीय राक्षसों का शिकार करने से उसे ज्यादा अंक मिलेंगे, क्योंकि उनका शिकार करने के लिए बहुतायत में है।
सुहोंग मूल रूप से गुणवत्ता के बजाय मात्रा को प्राथमिकता देता है और चूंकि मूल्यांकन में अभी 5 घंटे बाकी हैं, वह तय करता है कि वह अपनी मृतदेह की प्रगति को अधिकतम कर देगा। सुहोंग अपने शिकार को गंभीरता से लेता है और जंगल में तबाही मचाते हुए राक्षसों को जड़ों से उखाड़ फेंकता है जैसे वे घास फूस हों। वह ढेर सारे राक्षसों से लड़ता है और आखिरकार एक भालू से टकराता है जो एक उच्च स्तरीय जानवर है, लेकिन वह इस राक्षस को भी अपेक्षाकृत आसानी से हरा देता है। वह भालू को एक पेड़ में घूंसा मारता है और फिर पागल की तरह उसके पीछे दौड़ता है। जानवर को बस एक डरावना आदमी दिखाई देता है जो उस पर एक अक्षम्य घूंसे के साथ झपट रहा है। घूंसा इतना ताकतवर होता है कि वह भालू की जान ले लेता है और उसके पीछे के पेड़ को भी नष्ट कर देता है। सुहोंग अब तक की अपनी प्रगति से खुश है क्योंकि अपनी नश्वर देह को 60% तक बढ़ाने के बाद वह अब केवल अपनी शारीरिक ताकत के दम पर एक रैंक 1 मिड स्टेज जानवर को मार सकता है। वह देखता है कि उसने पहले ही 254 मार्शल डाउ पॉइंट्स कमा लिए हैं, जिसका मतलब है कि वह 100 और पॉइंट्स से अपनी नश्वर देह की प्रगति को अधिकतम कर सकता है। यह महसूस करते हुए कि उसके पास अभी 3 घंटे बाकी हैं, सुहोंग तय करता है कि वह जितने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा कर सके करेगा। अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और यह उसकी ध्यान आकर्षित करती है। अचानक एक विशाल सुनहरा जानवर ठीक उसके ऊपर प्रकट होता है, जिससे वह सोच में पड़ जाता है कि यह किस तरह का जानवर है। उसे हल्का सा अंदाजा है कि यह कौन सा जानवर हो सकता है और वह है पौराणिक गोल्डन रॉक बीस्ट किंग। वह उस जानवर की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है, तभी वह जानवर अपनी आभा छोड़ता है। सुहोंग को अपनी तलवार मजबूती से पकड़नी पड़ती है, जबकि उसके पैर कांप रहे होते हैं ताकि वह उस झटके की लहर से उड़ा न जाए जो उस जानवर की आभा के फड़फड़ाने से आ रही है। सुहोंग को उस जानवर की डरावनी आभा से बचने के लिए एक चट्टान के पीछे छलांग लगानी पड़ती है। इससे सुहोंग को तुरंत एहसास हो जाता है कि वह अभी भी बहुत कमजोर है, क्योंकि हाल के दिनों में वह अपनी ताकत को लेकर घमंडी हो गया था। हालांकि इसने उसे हकीकत का एहसास करा दिया है, क्योंकि असली ताकत के सामने वह सिर्फ एक चींटी के बराबर है। अचानक वह दूर एक रोशनी की गेंद देखता है और यह रोशनी इंसान जैसी लगती है। ये इंसान एक रैंक 7 ग्रैंड मास्टर है और उसका नाम किन तियानली है। किन जानवर से कहता है कि वह थोड़ी देर के लिए उसका इलाका उधार लेना चाहता है ताकि वह जा सके। जानवर जवाब देता है और किन से कहता है कि उसने कभी नहीं कहा था कि वह उसका इलाका इस्तेमाल कर सकता है। चूंकि वह बहुत अकड़ दिखा रहा है, किन जानवर से कहता है कि अब उसे हराकर उसकी अकड़ निकालनी पड़ेगी। किन जानवर की ओर दौड़ता है और उसे इतनी जोर से घूंसा मारता है कि वह दर्द से चिल्ला उठता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि वह अभी उसके साथ खत्म नहीं हुआ है। किन जानवर को कई दर्दनाक घूंसे मारता है ताकि उसे दिखा सके कि असली बॉस कौन है। जब किन जानवर को अपनी संतुष्टि तक पीट चुका होता है तो वह पक्षी से कहता है कि वह यहाँ से गायब हो जाए, क्योंकि वह अपनी बात दोहराना पसंद नहीं करेगा। वह जानवरों के राजा से कहता है कि उसी वक्त गायब हो जाए, क्योंकि अब वह उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। जानवरों का राजा भाग जाता है और फिर से मुकाबले की धमकी देता है, लेकिन किन उसे चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद किन अपनी जबरदस्त आभा का उपयोग करके सभी आवेदकों से संवाद करता है, खुद का परिचय देता है और यह भी बताता है कि मूल्यांकन की जिम्मेदारी उसी के पास है। वह उन्हें आश्वस्त करता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वह उनकी रक्षा करेगा। किन की ताकत देखकर सुहोंग तुरंत अपनी उम्मीदें और मानक बढ़ा देता है। कुछ ही पलों बाद किन शिविर में लौटता है, जहां बाकी सभी प्रशिक्षक उसका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वे ग्रैंड मास्टर की सराहना करते हैं कि वह इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने गोल्डन रॉक बीस्ट किंग, जो अपनी जबरदस्त शारीरिक ताकत के लिए जाना जाता है, को भी हराकर उसे अधीन कर लिया। किन समूह से कहता है कि उसकी तारीफ करना बंद करें और बस उसके साथ कंट्रोल रूम में चलें, ताकि वे देख सकें कि कौन कौन उस जानवर की आभा को सहन कर पाया। कंट्रोल रूम में प्रवेश करने पर वे उस घटना की रिकॉर्डिंग देखते हैं जब जानवर ने अपनी आभा छोड़ी थी। किन महसूस करता है कि तांतुओं ने अपनी जगह पर डटे रहकर उस आभा को सहन कर लिया था। किन उसके बारे में जानकारी मांगता है और एक प्रशिक्षक तांतुओं की फाइल पढ़कर सुनाता है। किन यह जानकर हैरान रह जाता है कि तांतुओं शहर के स्वामी का बेटा है, जो हमेशा निकम्मे बच्चों को जन्म देता है। किन को यकीन नहीं होता कि आखिरकार उस आदमी को एक प्रतिभाशाली बच्चा पैदा करने का मौका मिल ही गया। वहीं दूसरी ओर शिंगई ने अपने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करके उस जानवर की आभा से बच निकलने में सफलता पाई और रिपोर्ट्स के अनुसार उसमें वायु तत्व के लिए 96% अनुकूलता है। और शियाओ, जो एक टेलीकिनेटिक उपयोग करता है, वह अपनी मानसिक शक्तियों से उस जानवर की आभा को सहन करने में सक्षम है। त्रयी को देखने के बाद किन महसूस करता है कि उनमें अद्भुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन वह यह जानना चाहता है कि क्या कोई और भी है जिसने उस जानवर की आभा को सहन किया है। उसका सहायक उन लोगों के नाम पुकारना शुरू करता है जिन्होंने वास्तव में उस आभा को सहन किया था। एक लंबी उबाऊ सूची के बाद सहायक किन को बताती है कि जिन लोगों का उसने अभी उल्लेख किया वे सभी टियर 1 शक्ति वाले हैं। इसी वजह से वे जानवर की आभा के सामने बेहोश नहीं हुए। किन पूरी तरह से प्रभावित नहीं है, क्योंकि वे सभी प्रमुख परिवारों से हैं। वह जानना चाहता है कि क्या किसी सामान्य पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति ने भी उस जानवर की आभा को सहन किया है। उसका सहायक उसे बताता है कि सामान्य स्कूलों के छात्र केवल शुरुआती स्तर के टियर 1 पर हैं।
वह स्टार सिटी हाई के बारे में विस्तार से बताने ही वाली थी कि किन उसे रोक देता है, यह कहते हुए कि उसने काफी सुन लिया है क्योंकि वह स्कूल अपने नाम के अनुरूप नहीं है। अचानक दूसरा प्रशिक्षक स्क्रीन पर सू होंग को राक्षसों को मारते हुए देखता है। उसने मूल रूप से बस जानवर की आभा को सहन किया था, लेकिन उसके पास अभी भी जानवरों का शिकार करने की ऊर्जा थी। महिला प्रशिक्षक उसे देखने का फैसला करती है और जैसे ही वह कहती है कि सू होंग स्टार सिटी हाई का एक भयानक राक्षस है, वह अचानक डर के मारे जम जाती है। दूसरे व्यक्ति को लगता है कि उसकी सहयोगी जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही है और वह यह देखने के लिए उसकी रिपोर्ट छीन लेता है कि आखिर वह इतनी घबराई हुई क्यों है। सिर्फ रिपोर्ट देखने के लिए ही उस आदमी का दिमाग सुन्न हो जाता है। किन हैरान है कि 2 टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर क्यों कांप रहे हैं। किन रिपोर्ट देखने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि सू होंग क्या कर सकता है, वह भी घबरा जाता है। असल में वह अब मानना ही नहीं चाहता कि सू होंग वाकई इंसान है। सू होंग के पास मूल रूप से सभी गुणों के प्रति अनुकूलता है जो उसे पूरी तरह से एक अलग तरह का राक्षस बना देता है। रिपोर्ट की सिफारिश में सू होंग की सभी क्षमताओं को शामिल किया गया है और यह भी उल्लेख किया गया है कि वह वर्तमान में सभी 7 गुणों का अभ्यास कर रहा है। किन को रोमांच महसूस होता है क्योंकि वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी ग्रामीण इलाके से उभरेगा। किन उत्साह में चिल्लाता है, कहता है कि उन्होंने अभी अभी सहस्राब्दी का जैकपॉट मार लिया है। इसी दौरान वह कुछ ऐसा उल्लेख करता है जो पूरी तरह से अजीब है। वह इस बात की ओर इशारा करता है कि सू होंग की जीवन शक्ति केवल 120 अंक है और उसकी प्रतिभा के हिसाब से यह काफी अजीब है। महिला प्रशिक्षक फिर किन को याद दिलाती है कि सू होंग एक साथ 7 गुणों का अभ्यास कर रहा है। वह आदमी घबरा जाता है, कहता है कि यही वजह है कि सू होंग फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ तक कि कोई देवता भी इससे बर्बाद हो सकता है। वह सोचता है कि क्या वू ने उसे यह नहीं समझाया कि उसके लिए चीजें कैसे काम करती हैं। इसी दौरान एक सहायक वहां आता है और उन्हें बताता है कि छात्र आना शुरू हो गए हैं। किन जल्दी से बाहर जाता है उन्हें देखने के लिए और जैसा कि उम्मीद थी, तीनों सुपर जीनियस सबसे पहले कैंप में पहुंचते हैं क्योंकि वे परीक्षा शुरू होने के 6 घंटे बाद ही कैंप में पहुंच गए थे। इसके तुरंत बाद और भी आवेदक आते रहते हैं और 30 मिनट बाकी रहते हुए माना जाता है कि सू होंग को छोड़कर सभी आवेदक कैंप में पहुंच चुके हैं। अन्य आवेदकों का मानना है कि जिसके पास सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और वह अब तक नहीं आया, उसे प्रशिक्षण शिविर में रहने का हक नहीं है। अंदर ही अंदर किन सोच रहा है कि सू होंग अब तक क्यों नहीं आया। किन को चिंता होने लगती है कि जो अनमोल रत्न उसने अभी अभी खोजा है वह फिर से खो न जाए। जैसे ही घड़ी खत्म होने वाली होती है, सू होंग दूर से दिखाई देता है। वह पूरी तरह से अंक इकट्ठा करने में इतना डूबा हुआ था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा और इसी वजह से वह सिर से पांव तक खून और जानवरों की अंतड़ियों में सना हुआ है। जब बाकी आवेदक उसे देखते हैं तो वे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, यह मानते हुए कि उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी, इसी वजह से वह इतना गंदा दिख रहा है। वे दोनों मूर्ख भी जो उससे बदला लेना चाहते थे वहां पहुंच गए, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे प्रशिक्षण शिविर में ही उससे बदला लेंगे। जैसे ही घड़ी 8 घंटे पर पहुंचती है, अधिकारी सभी आवेदकों को इकट्ठा करता है और बताता है कि जो अब तक नहीं आया वह परीक्षा में असफल हो गया है। चूंकि वे सभी मौजूद हैं, वह समझ जाता है कि अब उन्हें प्रशिक्षण शिविर के नियम समझाने का समय आ गया है। वह बताता है कि प्रशिक्षण शिविर में कई प्रमुख सुविधाएं हैं, जैसे ग्रेविटी ट्रेनिंग रूम, फुटवर्क ट्रेनिंग रूम, बीस्ट कॉम्बैट और मार्शल आर्ट्स पैवेलियन। वह बताता है कि मार्शल आर्ट्स पैवेलियन में कोई भी मार्शल आर्ट्स, फुटवर्क तकनीकें, गोलियां और हथियार ए रैंक तक के एक्सचेंज कर सकता है। जब सू होंग यह सुनता है तो वह निष्कर्ष निकालता है कि प्रशिक्षण शिविर में आना वास्तव में सही निर्णय था। हालांकि इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए उन्हें अपने योगदान अंक खर्च करने होंगे, जिन्हें केवल एक ही तरीके से कमाया जा सकता है। इन योगदान अंकों को कमाने का एकमात्र तरीका विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पास करना है और यदि वे उन्हें शानदार तरीके से पास करते हैं तो अतिरिक्त इनाम भी मिलेगा। क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, अधिकारी उन्हें बताते हैं कि वे चाहें तो जाकर सो सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो प्रशिक्षण भी कर सकते हैं। वह घायल छात्रों से कहता है कि वे उसके साथ डॉर्मेट्री चलें और सू होंग डॉर्मेट्री की ओर बढ़ जाता है। सू होंग अपने कमरे में प्रवेश करता है और उसे यह जानकर खुशी होती है कि यह एक सिंगल रूम है, जिसका मतलब है कि उसे अपनी निजता मिलेगी और कोई भी उसे साधना करते हुए नहीं देखेगा। इसके बाद सू होंग बिस्तर पर चला जाता है क्योंकि अब उसके पास पर्याप्त मार्शल पॉइंट्स हैं, जिससे वह अपने साधारण शरीर को पूरी तरह से विकसित करने की तैयारी करता है। सू होंग सभी पॉइंट्स को स्लॉट में डालता है और इससे उसके शरीर में इतनी गर्मी पैदा होती है कि वह लगभग लावा बन जाता है, लेकिन अंत में उसे सफलतापूर्वक विकास मिल जाता है। सू होंग अपने शरीर में बहती हुई जबरदस्त शक्ति को महसूस करता है, लेकिन वह उसे बेकाबू होने से रोकने में कामयाब रहता है। जब वह सब कुछ पूरा कर लेता है तो सू होंग उस शक्ति की तीव्रता और उसकी शानदार अनुभूति को महसूस कर सकता है। वह स्टेटस विंडो चेक करता है और महसूस करता है कि उसे एक ताकत का टाइटल मिला है, जिसका नाम है ओवरलॉर्ड बॉडी।
ऐसा माना जाता है कि यह ताकत के मामले में सबसे मजबूत शरीर है, लेकिन चूंकि उसकी स्पिरिट टियर फिलहाल 0% है, उसे पूरा विश्वास है कि इसका मतलब है कि इस तकनीक को अभी और अपग्रेड किया जा सकता है। सुहोंग मानता है कि यह विशेष शरीर वाकई अविश्वसनीय है और वह यह जांचने का फैसला करता है कि ओवरलॉर्ड स्किल में कितनी ताकत है। सुहोंग अपना भाला लेकर ट्रेनिंग के लिए निकलता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात है कि भाला हल्के से झटके में ही टूट जाता है। सुहोंग दर्द भरी सांस लेता है क्योंकि सी रैंक मिश्र धातु एलॉय काफी महंगी होती है और उसने इसे पाने के लिए बड़ी रकम चुकाई थी। अचानक उसे एहसास होता है कि उसने असल में इसे खरीदा नहीं था, बल्कि उसे यह कहीं से मिला था। वह समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द पर्याप्त योगदान अंक कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे ताकि वह ए रैंक मिश्र धातु का भाला ले सके। सुहोंग सोचता है कि अगर वह वेटेड वेस्ट पहनकर योगदान अंक कमाए तो वह कितने किलो वजन संभाल सकता है। इसी बीच गोदाम में तांतुओं 3 टन वजनी वेस्ट पहनकर घूम रहा है और वह दावा करता है कि यह तो उसके लिए हल्का है। अन्य आवेदक तांतुओं की काबिलियत देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में उनका हैरान होना जायज है, क्योंकि एक सामान्य टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट केवल कुछ 100 किलोग्राम ही संभाल सकता है। यहाँ तक कि शियाओ और शिंगहे भी मानते हैं कि तांतुओं की ताकत कुछ और ही है। यहाँ तक कि किन और अन्य लोग जो कंट्रोल रूम से देख रहे हैं उसकी जबरदस्त ताकत से प्रभावित हैं। फिर महिला सहायक किन से पूछती है कि उन्हें सुहोंग को 7 गुणों की साधना के खतरों के बारे में समझाने के लिए कब ढूंढना चाहिए। किन जवाब देता है कि वे सीधे तौर पर नहीं बता सकते, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग अभिमानी होते हैं और सीधे बताने से उल्टा असर होगा। किन का मानना है कि आगे का रास्ता यह है कि कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया जाए ताकि वह खुद महसूस कर सके कि उसका रास्ता गलत है, जिससे वह स्वेच्छा से उसे छोड़ दे। इसके बाद किन दूसरे व्यक्ति की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या वे अन्य मार्शल आर्टिस्ट जो रात का छापा मारेंगे इकट्ठा हो गए हैं। वह व्यक्ति जवाब देता है कि इसमें थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि छात्रों की अलग अलग युद्ध क्षमताओं के अनुसार स्टाफ को असाइन करना थोड़ा मुश्किल है। वह किन को याद दिलाता है कि वे अभी अभी एक मूल्यांकन से गुजरे हैं और अगर वे तुरंत रात का छापा झेलेंगे तो वे निश्चित रूप से अपना आपा खो बैठेंगे। हालांकि किन उस व्यक्ति से कहता है कि वह सुहोंग के लिए एक उच्च स्तर का प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट तैयार करे, क्योंकि वह चाहता है कि सुहोंग पूरी तरह से कुचल जाए और हार मान ले। एक बार जब सुहोंग की पिटाई हो जाएगी तो वह उसे एक साथ 7 तकनीकों का अभ्यास करने के नुकसान समझाने की योजना बनाता है ताकि वह उसकी बात आज्ञापूर्वक सुने। सहायक चिंतित हैं कि इससे सुहोंग का दांव टूट सकता है क्योंकि उसकी आत्मा कमजोर है, लेकिन किन इसे उनकी तरह नहीं देखता। वह तर्क देता है कि वह सुहोंग की मदद करने के लिए ऐसा कर रहा है और अगर उसका दांव हृदय टूट जाता है तो इसका मतलब है कि वह बेकार है। उसी रात बाद में सुहोंग अपने कमरे से बाहर निकलता है और वह देखता है कि कई आवेदक तांतुओं का पीछा कर रहे हैं, क्योंकि वह ट्रेनिंग के लिए ग्रेविटी रूम में जा रहा है। क्योंकि सभी लोग तांतुओं को देखने चले गए हैं, सुहोंग के पास वेयर हाउस अकेले ही है। एक कार्टन के अंदर एक स्कोरिंग ब्रेसलेट है जिसे हर आवेदक के पास होना जरूरी है। वह एक ब्रेसलेट उठाता है और पहन लेता है, फिर वेटेड वेस्ट्स जहां रखी हैं वहां जाता है। वह महसूस करता है कि कमरे में सबसे भारी वेस्ट 10 टन की है, जिससे वह हैरान और पूरी तरह से दंग रह जाता है। वह सोचता है कि यह किस चीज से बनी है और आखिर कौन ऐसी चीज पहन सकता है। वह उसे पहनने की कोशिश करता है, लेकिन समझ जाता है कि यह उसके लिए बहुत भारी है। भले ही वह इसे पहन भी ले, यह उस पर बहुत गहरा असर डालेगा। इसके बाद सुहोंग 5 टन की वेटेड वेस्ट पहनता है जो उस पर बहुत हल्की लगती है। इसे आजमाने के लिए वह कमरे में दौड़ता है और उसे यह सबसे सही लगा। हालांकि वह जानना चाहता है कि तांतुओं और बाकियों ने क्या चुना, पर वह अपनी श्रेष्ठता से अनजान है। वह इस बात से आश्वस्त है कि वे उससे ज्यादा ताकतवर हैं और वह उनके प्रशिक्षण सत्र को देखने का फैसला करता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वह वहां से 1 या 2 अनुभव हासिल कर सकता है। इसी बीच बाकी आवेदक तांतुओं पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वह 3 टन के वेस्ट के साथ ग्रेविटी रूम में गया था। उसने ग्रेविटी को 2 गुना भी सेट किया, जिसका मतलब है कि वह फिलहाल 6 टन के साथ अभ्यास कर रहा है। हालांकि वह इससे जूझ रहा है, फिर भी यह बाकी आवेदकों के लिए काफी प्रभावशाली है। जब सुहोंग को तांतुओं के वेस्ट के बारे में पता चलता है तो उसे एहसास होता है कि उसे ओवरलॉर्ड के शरीर की मजबूती को लेकर असल में गलतफहमी है। इसी समय चेन और तू आकर सुहोंग से पूछते हैं कि वह ग्रेविटी रूम में क्यों नहीं जा रहा है। दोनों अपनी चिंता जाहिर करते हैं, कहते हैं कि अगर वे अंदर गए तो बस शर्मिंदा ही होंगे, क्योंकि जिनसे वे मुकाबला कर रहे हैं वे बेहद ताकतवर हैं। चूंकि वे सभी डरे हुए हैं, सुहोंग फैसला करता है कि वह कमरे में जाएगा। अन्य आवेदक सुहोंग को कमरे में जाते देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कुछ लोग तो ये भी मान लेते हैं कि वह वेटेड वेस्ट नहीं पहन रहा है और ये सब उसके जैकेट की वजह से है। हर कोई उसके बारे में बुरा भला कहता रहता है, लेकिन वह चुपचाप ग्रेविटी रूम की ओर बढ़ जाता है। असल में ग्रेविटी रूम बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, इसी वजह से यह सिर्फ कुलीन परिवारों के लिए ही उपलब्ध है।
चूंकि सुहोंग को यह मुफ्त में मिल सकता है, वह इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। चूंकि वह 5 टन का वेस्ट पहन रहा है, अगर ग्रेविटी को 2x पर सेट किया जाए तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब कुल भार 10 टन हो जाएगा। सुहोंग की योजना है कि वह ग्रेविटी रूम में ज्यादा देर टिके, इसलिए वह इसे 1.5 पर सेट करने का फैसला करता है। फिर भी यह इतना भारी महसूस होता है कि सुहोंग का पैर फिसलने को हो जाता है। वह दर्द में तड़पता है, जबकि बाकी आवेदक उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह वेस्ट नहीं पहन रहा है। फिर भी उसने ग्रेविटी को 1.5 गुना पर सेट किया है। फिर आवेदकों को याद आता है कि सुहोंग उस दिन सबसे आखिरी में आया था, तो वे मान लेते हैं कि वह काफी कमजोर है। दौड़ भागकर दिखावा करने के बजाय सुहोंग तय करता है कि वह वहीं बैठकर इस तकनीक का अभ्यास करेगा, चाहे उस पर कितना भी भारी बोझ क्यों न हो। 2 घंटे बाद वह बाकी सभी गुणों को बढ़ाने में सफल हो जाता है, सिवाय बिजली और आग के। इसके अलावा उसकी जीवन शक्ति भी 126 से बढ़कर 130 हो गई है। सुहोंग इससे प्रभावित होता है और उसे एहसास होता है कि बाकी कमरों में भी उनके लिए कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ग्रेविटी रूम ने तो उसे कुछ अंक दे ही दिए हैं। फिर सुहोंग खड़े होने के लिए संघर्ष करता है, और जब वह आखिरकार खड़ा हो जाता है तो जो आवेदक अभी भी देख रहे हैं वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह कितना बेकार है। ठीक उसी समय सुहोंग अपनी जैकेट उतार देता है, क्योंकि वह गर्मी से मर रहा है, और तभी जो 2 लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे उन्हें पता चलता है कि उसने वेटेड वेस्ट पहन रखी है। हालांकि वे अब भी सोचते हैं कि वह एक हारा हुआ इंसान है, क्योंकि वेस्ट पर कोई टैग नहीं है, जिससे उन्हें लगता है कि इसका वजन अधिकतम 500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। कुछ लोगों को लगता है कि वह वास्तव में ताकतवर हो सकता है, लेकिन वे इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि वह अब भी तांतुओं जितना ताकतवर नहीं है। इसके कुछ ही देर बाद तांतुओं ग्रेविटी रूम से बाहर आता है और सभी आवेदक उसकी पूजा करने के लिए उसके पास जमा हो जाते हैं। तांतुओं बाहर निकलता है। वह ग्रेविटी रूम के अंदर बिताए 2 घंटों से पूरी तरह थका हुआ है। तांतुओं फिर वेटेड वेस्ट को नीचे गिरा देता है और वह अपनी मांसपेशियों को दिखाते हुए आवेदकों के सामने पोज करता है। इसके बाद शिंगहे तांतुओं के पास जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि शुद्ध ताकत के मामले में वह नंबर 1 है, लेकिन उसे फुर्ती के कमरे में आने के लिए उकसाता है ताकि वह दिखा सके कि असली बॉस कौन है। तांतुओं मानता है कि फुर्ती के मामले में उसके पास शिंघाई के मुकाबले कुछ भी नहीं है, और यह उसकी वायु विशेषता की वजह से है। सुहोंग उन्हें ए रैंक मूवमेंट तकनीकों के बारे में बात करते हुए सुनता है और वह शिंघाई को देखने का फैसला करता है। इसके बाद सुहोंग भी बाकी लोगों के साथ जुड़ जाता है ताकि शिंघे की ए रैंक मूवमेंट तकनीक फ्लाइंग स्वान क्लाउड का प्रदर्शन देख सके। असल में वे इस बात से और भी ज्यादा हैरान हैं कि शिंघे ने कठिनाई को अधिकतम स्तर पर सेट कर दिया। उसकी इस तकनीक को देख सब हैरान हैं। शिंघा इसमें इतना सहज है कि कहीं से भी पंखुड़ियां निकल आती हैं। वहीं सुहोंग तुरंत इसे अपने संग्रह में सहेज लेता है। बिना समय गंवाए वह मूवमेंट सीखने लगता है। ये देख हैरान आवेदक उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि वह सिर्फ देखकर फ्लाइंग स्वान तकनीक नहीं सीख सकता। सुहोंग उन्हें अनसुना कर लगातार अभ्यास जारी रखता है और उसकी महारत का स्तर बढ़ता जाता है। जल्द ही सिस्टम उसे तकनीक सीखने और शुरुआती स्तर पर पहुंचने की सूचना देता है। सुहोंग ए रैंक तकनीक सीखकर खुश है, पर उसे यह काफी दिखावटी और शर्मनाक लगती है। सामान्य संस्करण न देखने के कारण वह बस शिंघे की नकल करता है। सुहोंग होश में आता है और तकनीक सीखने के बाद उसे अब फुर्ती वाले कमरे में जाना जरूरी नहीं लगता। सुहोंग सोचता है कि वह अब भयंकर जानवरों के कमरे में जाकर शिकार करेगा ताकि वह मार्शल आर्ट्स पॉइंट्स कमा सके और अपनी जीवन शक्ति बढ़ा सके। इसी दौरान सुहोंग देखता है कि सभी आवेदक उसकी ओर घूर रहे हैं। वह सुनता है कि लोग उसकी चालों को सराह रहे हैं और तभी उसे लगा कि उसने भी वही तकनीक वैसी ही चमक के साथ की जैसे शिंघे ने की थी। सुहोंग वहां से निकल जाता है क्योंकि शिंघे मूवमेंट तकनीकों में उसका गुरु नहीं होगा। निकलते ही उसे लगा कोई पीछे है और वे बदला लेने वाले जुड़वा अभी भी उसे सबक सिखाने के लिए पीछे पड़े हैं। चूंकि वह फियरस बीस्ट रूम की ओर जा रहा है, वे दोनों दरवाजे को घेरने और उसके बाहर आते ही उसकी जमकर पिटाई करने की योजना बनाते हैं। इसी समय शियाओ और तांतुओं एक दूसरे को चुनौती देते नजर आते हैं कि कौन सबसे ज्यादा जानवरों को मार सकता है। सुहोंग वहां पहुंचकर दोनों को झगड़ते देखता है और चूंकि उसने पहले कभी टेलीकिनेसिस यूजर की लड़ाई नहीं देखी थी, वह अपने बीस्ट्स का शिकार करने से पहले उन्हें देखने लगता है। शियाओ कमरे में कदम रखती है और सुहोंग की हैरानी के लिए वह हवा में तैरने लगती है। चूंकि यह केवल ग्रैंड मास्टर्स के पास ही एक विधि होती है, सुहोंग समझ जाता है कि वह ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि वह एक साइकोकाइनेटिक है। जैसे यह सब काफी नहीं था, सुहोंग हैरानी से अपना मुंह खोल देता है जब वह देखता है कि शियाओ लाइट बीम्स से राक्षसों को गिरा रही है। एक जानवर शियाओ पर पीछे से अचानक हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी शक्तियों से आसानी से उस जानवर को पकड़ लेती है। जानवर को काबू में रखते हुए वह अपनी लाइट बीम्स से उसे बेरहमी से काट डालती है। सुहोंग को आखिरकार समझ आता है कि ये लाइट बीम्स असल में खतरनाक छुरियां हैं। शियाओ को ये सब करते हुए देखकर सुहोंग को आखिरकार समझ आ जाता है कि साइकोकाइनेटिक यूजर्स इतने ताकतवर क्यों होते हैं। शियाओ का सामना एक विशाल अजगर से होता है
और वह एक बड़ी प्रकाश तलवार बनाती है जिसे वह सांप पर फेंक कर उसे बीच से 2 हिस्सों में काट देती है। यह देखकर सुहोंग और भी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि उस लड़की ने पहले कभी कोई हथियार पकड़ा हो। इसके अलावा वह जानता है कि इतना बड़ा हथियार बहुत भारी होगा, जिसका मतलब है कि वह ऐसा कर पा रही है क्योंकि साइकोकाइनेटिक्स वाकई पागल इंसान होते हैं। शिंगहे बाकी आवेदकों को बताता है कि जो वे देख रहे हैं वह एक मार्शल आर्ट है जो केवल साइकोकाइनेटिक्स के लिए विशेष है और यह ए रैंक जितनी ऊंची है। बाकी आवेदक यह सुनकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ सुना है। आवेदक उससे पूछते हैं कि उसे यह सब कैसे पता है और साथ ही पूछते हैं कि क्या तांतुओं के पास भी ए रैंक स्किल है। शिंगहे इसकी पुष्टि करता है और आवेदक घबरा जाते हैं क्योंकि वे पहले से ही उसे सनकी मानते हैं। प्रतिभाशाली लोगों की तकनीकों को देख सुहोंग समझ गया कि शिविर में बेहतरीन मार्शल आर्ट्स हैं। वह खुश है कि वह सही जगह आया है। तभी उसने देखा कि तांतुओं राक्षसों को हराते समय किसी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सुहोंग समझ गया कि लड़का अभी अपना बड़ा दांव दिखाने को तैयार नहीं है, फिर भी उसे यकीन है कि वह तांतुओं से सीखने का तरीका ढूंढ लेगा। वह साइकोकाइनेटिक बनने के लिए उत्साहित है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति कम है। चूंकि इसके लिए 100 से अधिक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है, वह समझ जाता है कि अभी भी उसके पास 73 अंक कम है। जितने पॉइंट्स की उसे जरूरत है अपने मकसद के लिए, सुहोंग अपने भीतर तय करता है कि वह पूरे इलाके को चुनौती देगा, जिससे वह एक हत्या की होड़ पर निकल पड़ेगा। इसके बाद सुहोंग कमरे में आगे बढ़ता है और उसके 2 वेंडेटा स्टॉकर बाहर ही रुकने का फैसला करते हैं ताकि उसे सबक सिखा सकें। हालांकि जब वे देखते हैं कि सुहोंग खुद को कितने डरावने जानवरों से चुनौती देना चाहता है तो उनका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। दोनों मान लेते हैं कि सुहोंग सच में अपना दिमाग खो बैठा है क्योंकि दर्जनों खतरनाक जानवरों को चुनौती देना मौत को बुलावा देना है। दोनों घबरा जाते हैं और सुहोंग को बचाने के लिए किसी प्रशिक्षक को बुलाने के बारे में सोचने लगते हैं। हालांकि उन्हें लगता है कि अब सुहोंग के लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वे मान चुके हैं कि वह इन राक्षसों के हाथों चीर फाड़ दिया जाएगा। अब जानवरों के कमरे में सुहोंग राक्षसों को चिढ़ाता है जिससे वे सभी एक साथ उस पर झपट पड़ते हैं। सुहोंग दुश्मनों के शुरुआती हमले से बचने के लिए पीछे की ओर छलांग लगाता है, फिर उनकी ओर झपटता है। वह राक्षसों को इतनी जोर से घूंसा मारता है कि उनके अंदरूनी अंग फट जाते हैं। वेंडेटा जुड़वां भाई बहन हैरान रह जाते हैं क्योंकि सुहोंग उन राक्षसों को चीर फाड़ रहा है जिन्हें हराना मंझले स्तर के मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता। तभी उनमें से एक ने सुहोंग को परिचित फुटवर्क करते देखा और महसूस किया कि उसने सिंघई की तकनीक की नकल कर ली है। दोनों सितारे बहस कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए यह संभव नहीं है। जल्द ही दोनों हकीकत को स्वीकार कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि सुहोंग वाकई एक पागलपन भरी प्रतिभा है जो एक ही बार में तकनीक की नकल कर सका। उनमें से एक तुरंत सुझाव देता है कि वे अपनी वेंडेटा मिशन को भूल जाएं और उसका साथी भी इस पर कोई आपत्ति नहीं करता। अचानक वह लड़का अपना फैसला दोबारा सोचने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे उस चीज की ओर इशारा करता है जो सुहोंग ने अभी अभी ट्रेनिंग रूम के अंदर की थी। वे दूर तक देखते हैं तो पाते हैं कि सुहोंग ने कुछ ही मिनटों में सभी जानवरों को गिरा दिया है। वहीं दूसरी ओर सुहोंग उन अंकों को देख रहा है जो उसे इतने उच्च स्तरीय जानवरों को हराने के बाद मिले हैं। उसे एहसास होता है कि यह ज्यादा नहीं है, जिससे उसकी यह धारणा पक्की हो जाती है कि जितना वह मजबूत होता जाता है उसके लिए अंक जमा करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। उसे अभी 1 मिनट भी आराम नहीं मिला था कि और भी राक्षस अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ जाते हैं और सुहोंग तुरंत फिर से खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके पास आराम करने की सुविधा नहीं है। राक्षसों में से एक सोचता है कि सुहोंग पर पीछे से अचानक हमला करना समझदारी होगी, लेकिन सुहोंग बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है और उस राक्षस को एक घूंसे में परलोक भेज देता है। सुहोंग एक भयानक आभा छोड़ता है जिससे जानवर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन सुहोंग उन्हें दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है क्योंकि उसे उनके दांव मूल्य चाहिए। सुहोंग उनके पीछे जाता है और बिना दया के उन जानवरों का सफाया कर देता है। बाहर वेंडेटा आखिरकार फैसला करता है कि उनके लिए माफ करने वाले जुड़वां बन जाना अच्छा रहेगा। दोनों समझ जाते हैं कि अगर सुहोंग उनसे वहां मिल गया तो उनके लिए बुरा हो सकता है। दोनों जल्दी से वहां से चले जाते हैं और जल्द ही वे उस युद्ध कक्ष के पास से गुजरते हैं जहां बाकी प्रतिभाशाली लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। उनके एक सहकर्मी को हैरानी होती है कि वे इतनी जल्दी वापस आ गए। वह उनके बदला मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन दोनों केवल घबराहट में जवाब दे पाते हैं। अंदर ही अंदर दोनों खुश हैं कि अभी भी उनके सिर उनकी गर्दन पर सुरक्षित हैं। ठीक उसी समय शियाओ और तांतुओं जानवरों के कमरे से बाहर आते हैं और तांतुओं को कुल 280 अंक मिलते हैं, जबकि शियाओ को 270 अंक मिलते हैं। उनके सामान्य अनुयायी उनकी तारीफ करने लगते हैं और गिनती करते हैं कि उन्होंने कितने राक्षसों को मारा है। जहां तक उनके वेटेड वेस्ट योगदान की बात है, तांतुओं के पास 100 अंक हैं, जबकि शियाओ के पास सिर्फ 50 अंक हैं। इसका उनके अनुयायियों के लिए बहुत महत्व है, जिनका सबसे अधिक स्कोर 30 अंक है। इसी समय वे यह चर्चा करने लगते हैं कि ये प्रतिभाशाली लोग कितने शक्तिशाली हैं, क्योंकि इन्होंने कितने जानवरों को हराया है। हालांकि केवल फॉरगिविंग ट्विंस ही जानते हैं कि प्रशिक्षण शिविर में एक विशेष राक्षस है जो इस तिकड़ी से भी आगे है।
1 घंटे बाद सुहोंग ने कमरे में लाशों का पहाड़ लगा दिया है और वह पहले ही थकने लगा है। हालांकि वह अभी तक अपने लक्ष्य अंक तक नहीं पहुंचा है, फिर भी वह प्रशिक्षण कलाई घड़ी की जांच करता है और महसूस करता है कि उसे 700 अंक दिए गए हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के सुहोंग मार्शल आर्ट्स मंडप की ओर बढ़ जाता है। मंडप में पहुंचने पर सुहोंग रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। वह मेन्यू पढ़ने के लिए एक जर्नल टेबल पर ले जाता है। उसे देखकर हैरानी होती है कि ए रैंक कौशल कितने महंगे हैं। फिर अटेंडेंट उससे पूछता है कि क्या वह अपना ऑर्डर देने के लिए तैयार है। अंदर ही अंदर अटेंडेंट सुहोंग की सेवा करने में रुचि नहीं रखती, क्योंकि उसे लगता है कि वह कंगाल हो जाएगा। जब सुहोंग आखिरकार फैसला करता है तो वह महिला से कहता है कि उसे स्पिरिट गैदरिंग पिल्स चाहिए। वह अटेंडेंट से पूछता है कि क्या यह सच है कि वे आत्मा को बढ़ाने में मदद करती हैं। वह इसकी पुष्टि करती है, लेकिन सुहोंग को यह भी बता देती है कि इसका असर केवल एक बार ही होता है। सुहोंग तुरंत टियर 4 स्पिरिट गैदरिंग पिल का ऑर्डर देता है और जब वह अटेंडेंट को अपने पॉइंट्स दिखाता है तो वह हैरान रह जाती है। अटेंडेंट अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाती और एक अच्छी लड़की की तरह वह सुहोंग को वह पिल पेश कर देती है। सुहोंग महिला का धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई अलॉय भाले हैं जिन्हें वह खरीद सकता है। सुहोंग भाले खरीदते समय अपने सारे पॉइंट्स खर्च कर देता है। पता चलता है कि सुहोंग ने जो भाला खरीदा है वह सी रैंक का फायर ड्यूल एट्रीब्यूट भाला है। सुहोंग फिर महसूस करता है कि उसके आंकड़े थोड़े बेहतर हो गए हैं, लेकिन उसे अपनी योजना के लिए अभी भी दांव पॉइंट्स की जरूरत है। इसके बाद सुहोंग अटेंडेंट द्वारा दिया गया डिब्बा खोलता है ताकि उसमें रखी पिल निकाल सके। वह पिल निगल लेता है और कुछ ही समय में उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगते हैं। दृढ़ संकल्प के साथ वह प्रकट करता है कि वह एक स्पिरिट मास्टर बनने जा रहा है। पिल का असर होते ही सुहोंग अपने शरीर की सारी थकी हुई नसों को शांत होता महसूस करता है। इसके अलावा उसका मन भी बहुत स्पष्ट हो गया है, जिससे उसे अपने आसपास हो रही हर चीज का आभास होने लगा है। जब तक पिल अपना काम पूरा करती है, सुहोंग हैरान रह जाता है यह देखकर कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में 24 अंक बढ़ गई है। वह अपने पास मौजूद मार्शल पॉइंट्स की गणना करता है और महसूस करता है कि अगर वह सारे पॉइंट्स भी इस्तेमाल कर ले तब भी उसे अपनी जरूरत से 0.5% कम ही रहेंगे। इस 0.5% को पाने के लिए उसे सिर्फ 5 मार्शल पॉइंट्स चाहिए, जो कि एक पराजित किए गए बीस्ट के बराबर है। यह सोचकर सुहोंग को लगता है कि काश उसने एक और बीस्ट मार डाला होता। फिर भी वह बीती बातों का पछतावा नहीं कर सकता और वह तय करता है कि अब आराम करेगा ताकि अगले दिन इस समस्या को सुलझा सके। इसी दौरान ट्रेनिंग कैंप के वेयर हाउस में वे इंस्ट्रक्टर्स इकट्ठा हुए हैं जो रेड में भाग लेने वाले हैं। उन्हें पर्चे दिए जाते हैं ताकि वे उन आवेदकों की जानकारी देख सकें जिन्हें उनके जिम्मे सौंपा गया है। जब बाकी लोगों को कैंप के जीनियस छात्रों की जिम्मेदारी दी जा रही है, एक खास आदमी को पता चलता है कि उसे सुहोंग के साथ रहना है, जिसके पास सिर्फ 123 विटैलिटी पॉइंट्स हैं। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे पूछते हैं कि उसे सुहोंग जैसे बेकार इंसान को क्यों सौंपा गया है। एक को लगता है कि किन ने गलती कर दी है, लेकिन किन सही समय पर कमरे में आकर बता देता है कि यह कोई गलती नहीं थी। वह आदमी किन के फैसले को चुनौती देकर उस लड़के को बेकार कहता है, पर किन बताता है कि सुहोंग दिखने में साधारण नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत उन्नत मार्शल आर्टिस्ट जैसी है। यह सुनकर पूरा समूह हैरान है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 100 से ज्यादा जीवन शक्ति अंकों वाला कोई व्यक्ति किसी असली मार्शल आर्टिस्ट को चुनौती दे सकेगा। इसके बाद किन सुहोंग के साथ जुड़े अधिकारी से कहता है कि जब वह उससे लड़ेगा तब वह उसकी बात समझ जाएगा। फिर भी वह आदमी पूरे काम को लेकर शिकायत करता रहता है, जिससे किन को मजबूरन उसके सिर पर थप्पड़ मारना पड़ता है। वह उसे पूरी ताकत से लड़ने को कहता है ताकि सुहोंग के मन में कोई शक न रहे। फिर भी वह आदमी हैरान है कि उसे इस कमजोर बच्चे से लड़ना होगा। वह पूछता है कि क्या किन की सुहोंग से दुश्मनी है और कहता है कि उसे चोट लगने पर वह जिम्मेदार नहीं होगा। ये सुनकर किन मुस्कुरा देता है और उस आदमी को सुहोंग की जमकर पिटाई करने के लिए उकसाता है ताकि उसे इनाम मिल सके। वह आदमी इसके लिए तैयार हो जाता है और अंदर ही अंदर वह सुहोंग से निपटने के लिए बेताब है। कुछ ही पलों बाद हमलावर लोग अभ्यास करने के लिए डॉर्मेट्री की ओर बढ़ते हैं। सुहोंग जल्द ही दूर से मची अफरा तफरी की आवाज सुनता है और जब वह इसके बारे में सोच ही रहा होता है तभी उस पर छोड़े गए आदमी द्वारा दरवाजा काटकर खोल दिया जाता है। हमलावर की तेज तलवार से वह लगभग 2 टुकड़ों में कट ही जाता, लेकिन वार होने से पहले ही वह गायब हो जाता है। सुहोंग जल्दी से अपना भाला उठा लेता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जबकि सुहोंग यह सोच रहा होता है कि आखिर प्रशिक्षक जिनफेंग कितना ताकतवर है। जिनफेंग अपनी ताकत का घमंड करता है। सुहोंग से कहता है कि उसे खुद को बदकिस्मत समझना चाहिए जो उससे टकरा गया, और तभी सुहोंग को एहसास होता है कि यह आदमी मायरी ड्रेसिस से है। सुहोंग मुस्कुराता है क्योंकि यही वह चीज है जिसकी उसे तलाश थी। सुहोंग समझ जाता है कि अगर वह जिनफेंग को हरा देता है तो वह टेलीकिनेटिक बनने के लिए आखिरी 5 मार्शल आर्ट्स पॉइंट्स इकट्ठा कर सकता है। जिनफेंग हैरान रह जाता है जब उसे एहसास होता है कि सुहोंग वास्तव में उसके खिलाफ फाइटिंग पोज ले रहा है, जिससे वह सोच में पड़ जाता है कि क्या वह पूरी तरह से पागल हो गया है। उनके हथियार टकराते हैं और इसी समय जिनफेंग को एहसास होता है कि सुहोंग की ताकत जबरदस्त है।
असल में उसकी लड़ाई की ताकत एक एडवांस्ड स्टेज 1 के बराबर है और जिन फेंग इससे पुष्टि करता है कि उसका बॉस झूठ नहीं बोल रहा था। अचानक वह नोटिस करता है कि कुछ और भी है, क्योंकि एक स्टेज 1 मार्शल आर्टिस्ट के पास वह ताकत नहीं होनी चाहिए जो अभी सू होंग के पास है। दूसरी ओर सू होंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने पहले कभी एडवांस्ड क्लास से मुकाबला नहीं किया। वह अपने भाले को एक आभा के साथ घुमाता है, जिससे जिन फेंग डर के मारे पीछे कूद जाता है। वह अपनी हरकतों पर पछताने लगता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि सू होंग कोई मजाक नहीं है। फिर भी जिन फेंग एक अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट है और वह जानता है कि उनके बीच की लड़ाई का क्या मतलब है। जिन फेंग फिर अपनी अग्नि तत्व की मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन करता है, जिससे उसकी तलवार बैंगनी आग में लिपट जाती है। सू होंग वास्तव में इससे हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा कुछ देखा है। जिन फेंग फिर सू होंग की ओर झपटता है और उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि वह उसकी शक्तिशाली तकनीक फ्लेमिंग स्लैश को कैसे रोकने वाला है। उसे पता नहीं है कि सू होंग की अपनी एक योजना है और वह खुद को बिजली से ढक लेता है। फिर जिन फेंग के हमले को रोकता है और उसे पीछे धकेल देता है। सू होंग के ब्लॉक से जिन फेंग के पीछे की दीवार चकनाचूर हो जाती है, जिससे जिन फेंग बकरी की तरह पसीने पसीने हो जाता है। वह यकीन नहीं कर पा रहा है कि सू होंग ने उसकी अग्नि मार्शल आर्ट को बिजली को बाहरी रूप में प्रकट करके रोक दिया, और इसी समय वह मान लेता है कि सू होंग एक डरावना प्रतिभाशाली लड़का है। हालांकि वह फिर भी उसे चिढ़ाता है, यह कहते हुए कि ऐसा लगता है कि वह बिजली तत्व की भला कला में कमजोर है, क्योंकि वह उसे इतनी आसानी से हरा नहीं पाता। सू होंग मानता है कि वास्तव में वह इसमें माहिर नहीं है, लेकिन वह कुछ और भी पागल करने का फैसला करता है। दो तत्वों यानी बिजली और आग को मिलाकर। जिन फेंग के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि तत्वों का संलयन संभव है, लेकिन सू होंग उसके सामने ही यह काम बड़ी आसानी से कर रहा है। जिन फेंग पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वह हमेशा मानता आया था कि तत्वों का संलयन केवल एक मिथक है। वह अभी भी घबराया हुआ है जब सू होंग एक शक्तिशाली हमले के साथ उसकी ओर छलांग लगाता है और जिन फेंग अपनी इज्जत बचाने के लिए पलटवार करने की कोशिश करता है। हालांकि सू होंग की ताकत उसे आसानी से पछाड़ देती है और उसे दीवार के पार फेंक देती है, जिससे वह जमीन पर जा गिरता है। चूंकि उसने अभी अभी जिन फेंग को हराया है, सू होंग को 7 अंक मिलते हैं और सू होंग मुस्कुराता है, क्योंकि जिन फेंग ने उसे वही अंक दे दिए हैं जिनकी उसे टेलीकिनेटिक बनने के लिए जरूरत थी। कुछ सेकंड पहले चिन और महिला मार्शल आर्टिस्ट डॉर्म के बाहर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। चिन को लगता है कि सू होंग को अब तक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पिटाई मिल रही होगी और इसके बाद वह उसे मना सकेगा कि वह कई गाइडिंग तकनीकों का पीछा छोड़कर किसी एक पर ध्यान केंद्रित करे। इसी समय जिन फेंग दीवार के पार फेंका जाता है और वह सीधे ग्रैंड मास्टर के सामने आकर गिरता है। वह पूरी तरह से बेहोश हो चुका है और उसके चेहरे पर अत्यधिक पिटाई के निशान हैं। महिला और ग्रैंड मास्टर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सू होंग ने जिन फेंग को बहुत आसानी से हरा दिया। तभी तीनों लड़कों ने भी अपने विरोधियों को हराकर दीवार के पार फेंक दिया। वे बाहर निकले और ग्रैंड मास्टर से बोले कि ये बहुत कमजोर थे, उन्हें और मजबूत विरोधी भेजने चाहिए थे। परंतु वो फिर देखता है कि जमीन पर 4 हारे हुए प्रशिक्षक पड़े हैं और चौथे को हराने वाला तो उनसे भी जल्दी निपट गया। शिंगाई मानता है कि जिन फेंग कमजोर है, इसलिए वह अपने प्रतिद्वंदी से हार गया। हालांकि महिला मार्शल आर्टिस्ट जानती है कि जिन फेंग इन चारों में सबसे ताकतवर है। जिन को तीनों प्रतिभाशाली लड़कों की जीत पर कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन वह जानता है कि सू होंग एक शुरुआती स्तर का रैंक 1 मार्शल आर्टिस्ट है, जिसका मतलब है कि उसके लिए टियर 2 विरोधी का सामना करना मुश्किल होना चाहिए था। लेकिन उसने तो तीनों प्रतिभाशाली लड़कों से भी जल्दी मुकाबला खत्म कर दिया। वह सोचता है कि उसने यह कैसे किया होगा, और तभी अचानक एक अधिकारी दौड़ता हुआ आता है और चिन को बताता है कि अभी अभी कुछ हुआ है। चिन मानता है कि शायद कोई छात्र मारा गया है और वह उस आदमी से कहता है कि यह तो आम बात है। हालांकि अधिकारी चिन को बताता है कि यह सू होंग द्वारा जिन फेंग से लड़ते समय एट्रीब्यूट फ्यूजन का इस्तेमाल करने के बारे में है। चिन शुरू में इसे कोई गंभीर बात नहीं मानता, लेकिन जैसे ही यह बात उसके दिमाग में गूंजती है, वह अधिकारी को पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वह सच कह रहा है। वह आदमी बताता है कि सू होंग ने वास्तव में जिन फेंग को हराने के लिए बिजली और आग का इस्तेमाल किया था। वह आदमी बताता है कि उसने यह सब स्क्रीन पर देखा था, लेकिन अगर चिन को लगता है कि वह झूठ बोल रहा है तो वह जिन फेंग से भी पूछ सकता है। जिन फेंग किसी तरह वापस होश में आकर चिन को बताता है कि सू होंग ने सच में एट्रीब्यूट फ्यूजन का इस्तेमाल किया था। ग्रैंड मास्टर फिर से घबरा जाता है, क्योंकि वह बताता है कि दुनिया का इकलौता जीनियस जिसने एट्रीब्यूट फ्यूजन को अंजाम दिया था, उसने इसमें 12 साल लगाए थे, लेकिन सू होंग ने इसे सिर्फ 1 महीने में सीख लिया है। ग्रैंड मास्टर इस पूरी बात को लेकर बहुत उत्साहित हो जाता है और वह डींग मारता है कि सू होंग एक दिव्य प्रतिभा है जो मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। फिर वह महिला चिन से पूछती है कि क्या एट्रीब्यूट फ्यूजन वाकई उतना शक्तिशाली है जितना वह कह रहा है। चिन फिर उसे समझाता है कि जिसने सबसे पहले यह किया था वह टियर 1 में रहते हुए भी 2 टियर 2 फाइटर्स को दबा सका था।
फिर महिला पूछती है कि इसके बारे में ज्यादा चर्चा क्यों नहीं होती, और चिन्ह बताता है कि शोध से पता चलता है कि इस तकनीक को करना बेहद कठिन है और इसमें अपनी साधना को नष्ट करने का भी खतरा होता है। वह उन्हें बताता है कि यह तकनीक मूल रूप से बेकार है क्योंकि कोई भी जीवन भर टियर 1 में ही फंसा रह जाएगा। हालांकि वह इस बात से हैरान रह जाता है कि सू होंग सिर्फ 1 महीने में इसमें सफल हो गया, जो दिखाता है कि उसकी समझ का स्तर कितना जबरदस्त है। असल में उसके पास सभी गुण मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि अगर वह इन्हें एक साथ मिला सके तो यह बहुत ही जबरदस्त होगा। वह मानता है कि सू होंग में इतनी क्षमता है कि वह एक ही बार में असंख्य जातियों के सम्राटों को दबा सकता है। उसके सहायक उसे शांत रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह पहले से ही पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, जबकि 2 को मिलाना ही अपने आप में मुश्किल है। तभी चिन दोनों से अपने शुरुआती उत्साह के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह सू होंग को सभी 7 गुणों का अभ्यास करने की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि वह 3 गुणों के संलयन पर ही अटक जाएगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। उसी समय वह आदमी बताता है कि सू होंग अपनी जबरदस्त ताकत से जिन फेंक को पछाड़ने में सक्षम था और ग्रैंड मास्टर उसे डांटता है कि इतनी महत्वपूर्ण बात उसने पहले क्यों नहीं बताई। तीनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि सू होंग के पास सिर्फ 100 से थोड़े ज्यादा जीवन रक्त बिंदु हैं, लेकिन वह जिन फेंक को पछाड़ने में सक्षम था जिसके पास 500 हैं। फिर चिन उन्हें बताता है कि सू होंग की काया शायद कुछ दैवीय या पौराणिक हो सकती है और वह तय करता है कि अगले दिन एक स्पैरिंग मैच आयोजित किया जाएगा क्योंकि वह सू होंग की युद्ध क्षमता और जीवन रक्त का पूरा मूल्यांकन करना चाहता है। वह तांतुओं और अन्य प्रतिभाओं को सू होंग से लड़ाना चाहता है ताकि वह देख सके कि शिविर के दिग्गजों के सामने यह अजूबा कैसा प्रदर्शन करता है।